एक खूबसूरत कैंपस सेलिब्रिटी ने मेरे नशे की हालत का फ़ायदा उठाकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वो मुझे एक मोटल ले गई और मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की। अगली सुबह मैं उस बिखरे हुए बिस्तर पर अकेला जागा। उस कोल्ड ब्यूटी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। 3 महीने बाद उसने मुझे रोते हुए फ़ोन किया। ये चैन, क्या तुम अभी फ्री हो? फ़ोन से लियू येना की रोते हुई आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया। क्या हुआ? रो मत, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अस्पताल में हूँ, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल में, उसने कहा। मैं जल्दी से अस्पताल पहुँचा और लियू ईना को ढूंढ लिया। वो बेकाबू होकर सिसक रही थी। मैं उसके पास गया और उसे टिश्यू का एक पैकेट दिया। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मैं उलझन में था। मैं हमेशा से साफ सुथरी ज़िंदगी जीने वाला लड़का रहा हूँ और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। लियू येना ने अपने आंसू पोंछे और मुझे एक रिपोर्ट थमा दी। मैंने उसे लिया, अभी भी उलझन में था, और थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। 3 बच्चे। हाँ, लियू येना 3 बच्चों की माँ बनने वाली थी। 3 महीने बीत चुके थे और अब गर्भपात करवाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी और उसके पास मुझे फ़ोन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मेरी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया देखकर वो फिर से रोने लगी। मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स बस अनियमित हो गए हैं, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मेरा पेट हर समय कड़ा कड़ा सा महसूस होने लगा। मैं जांच करवाने के लिए अस्पताल आई और तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लियू ईना ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बात जारी रखी। असल में इस सेमेस्टर की शुरुआत से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहस करते हुए देखा था। तुम नशे की हालत में बार से बाहर निकले थे और उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था। बस इसीलिए मैं इस सब के लिए तुम्हें ज़रा भी दोष नहीं देती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सच में तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब बच्चे पहले ही 3 महीने के हो चुके हैं और वे 3 जुड़वा हैं। अगर तुम सच में उन्हें नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन अगर मैंने उन्हें हटा दिया तो हो सकता है मैं फिर कभी माँ ना बन पाऊँ। मुझे होश आया। उस औरत को देखकर जो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी योएना के बारे में मेरी राय हमेशा अच्छी ही रही थी। आखिर वो कैंपस की मशहूर हस्ती थी। इसके अलावा अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक मर्द होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डिंग! बधाई हो होस्ट, तुमने सबसे सही फैसला लिया है। इनाम के तौर पर होस्ट को 20 मिलियन का एक विला मिलेगा। क्या? एक सिस्टम? मैं हक्का बक्का रह गया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने लियू येना को अपनी बाहों में भर लिया और पक्के इरादे से कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लियू येना ने अपने आंसू पोंछे और ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। अरे, मेरा लड़का मुझसे शादी करना चाहता है? क्या ये सच है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? लियू और मेरा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है। जिस दिन तुमने हमें झगड़ते देखा था उस दिन हम अलग ही हो रहे थे। मैंने ईमानदारी से समझाया क्योंकि मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। तो क्या तुम मुझसे शादी करने और मेरे बच्चों की माँ बनने को तैयार हो? मेरी आंखों में उम्मीद भरी थी। लियू ईना ने मेरी उम्मीद भरी और पक्की नज़रों को देखा, अपने दांत भींचे और कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे साथ होना तो एक ऐसी बात थी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें या बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, मैंने कहा। जब मैं वापस अपने हॉस्टल पहुंचा तो मैंने अपना दिमाग शांत किया और सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। सबसे पहले मुझे हम दोनों के माता पिता से बात करनी थी। मैंने वी-चैट पर लियू येना को एक मैसेज भेजा। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसे मानूंगी। जल्द ही मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए। उनके हाथ में हमारा परिवार रजिस्टर था। अरे बदमाश, हमें बता कि आखिर चल क्या रहा है? तुमने अपने मैसेज में कहा कि हम जल्द ही दादा दादी बनने वाले हैं। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। क्या कुछ महीने पहले ही तुम्हारा लिया आईवे से ब्रेकअप नहीं हुआ था? फिर अब वो प्रेग्नेंट कैसे है और शादी क्यों कर रही है? प्यार के नाम पर इतना भी कमजोर मत बनो। मेरी माँ मुझ पर सवालों की बौछार कर रही थी। मेरे पिताजी बस चुपचाप गंभीर होकर बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, माँ, ये ली आईवे नहीं है। हमारा तो महीनों पहले ही ब्रेकअप हो गया था। अगर वो नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है और ये सब क्या चल रहा है? मैंने एक पल सोचा। मैं ये नहीं कह सकता था कि नशे में मैंने कोई गलती कर दी थी। इससे उसकी छवि खराब होती। ली आईवे से ब्रेकअप के बाद मैं इस दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में आ गया और अब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 बच्चों के साथ। 3 बच्चे? 3 बच्चे? मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अविश्वास भरी नज़रों से मेरी ओर देखा। एक साथ 3 पोते पोतियाँ? क्या मैंने सही सुना? तुमने ऐसा नहीं किया होगा। ये सच है, मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकालते हुए कहा। रिपोर्ट देखते ही मेरे माता पिता ने गहरी सांस ली।
हम तीनों शादी और जितनी जल्दी हो सके ल्यूइना के माता पिता से मिलने की योजना बनाने के बारे में बात करने लगे। अपने माता पिता से बात करने के बाद मैंने ल्यूइना को मैसेज किया, क्या तुम्हें देर रात कुछ खाने का मन है? तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ल्यूइना हमेशा अपने फ़ोन के पास ही रहती थी। जब उसने मेरा मैसेज देखा तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी और जिस इंसान को वो पसंद करती थी उसे इतनी आत्मीयता से बात करते देख उसे बेहद खुशी महसूस हुई। वो अपने फ़ोन को देखकर मूर्खों जैसी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और जवाब दिया, ठीक है, मुझे कुछ ग्रिल्ड विंग्स चाहिए, धन्यवाद मेरे प्यारे। उसे पूरा भरोसा था कि वो यी चैन को अपने प्यार में ज़रूर डाल लेगी। उसने अपने फ़ोन को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कुछ ही देर में मैं ग्रिल्ड विंग्स लेकर लड़कियों के हॉस्टल पहुंच गया और देखा कि ल्यूइना वहीं खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा। हमारे आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वाह, कैंपस की इस मशहूर लड़की का बॉयफ्रेंड कब से बन गया? हे भगवान, क्या इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास कोई मौका नहीं बचा? वो लड़का कौन है? वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। उसने इसे कैसे पटा लिया? हर कोई मेरे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। किसी ने मुझे पहचान लिया। मैं उसे जानता हूँ। क्या वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट की ली आइवे का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने सुना था कि उसके परिवार का दिवालिया निकल गया था, इसीलिए ली आइवे ने उसे छोड़ दिया था। अब ली आइवे एक अमीर खानदान के लड़के के साथ है। ल्यूइना ने मेरे हाथ से रात का नाश्ता ले लिया और अपने पंजों पर खड़े होकर मेरे गाल पर किस किया। मेरे प्यारे, लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम सबसे अच्छे हो। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा था कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन असल में वो मुझे पसंद करती थी। ये बहुत बड़ी खबर थी। डिंग, बच्चे का पहला सुखद अनुभव, पहला इनाम 10 लाख युआन। उसी समय मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 10 लाख युआन जमा हो गए हैं। मैंने अपने फ़ोन को नज़रअंदाज किया और सबकी घूरती नज़रों की परवाह ना करते हुए ल्यूइना को अपनी बाहों में खींच लिया। अब से मैं अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उस रात मेरे और कैंपस की मशहूर हस्ती ल्यूइना के बारे में खबर स्कूल के पहले पन्ने पर छपी। दिवालिया अमीर लड़का कैंपस की ठंडी मिजाज मशहूर हस्ती को पटा लेता है और उसका दबंग बॉयफ्रेंड बन जाता है। एक खूबसूरत कैंपस हस्ती और उसके लूजर बॉयफ्रेंड की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इसी तरह की और भी खबरें। जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो मेरे रूममेट ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बॉस ये, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कब से हो? तुमने ये बात अब जाकर सबको क्यों बताई? मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, मैं बस उसे डेट कर रहा हूँ, मैंने कहा। मेरे रूममेट्स तुरंत गपशप करने लगे। यार तुम तो कमाल के हो, तुमने कैंपस की सबसे मशहूर लड़की को पटा लिया। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम प्यार के खेल के उस्ताद हो। तुमने सच में ल्यूइना जैसी ठंडी मिजाज देवी को पटा लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध बना है? शायद हम जल्द ही शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। अगर हम शादी करने का फैसला करते हैं तो मैं तुम्हें अपना ग्रूम्समैन बनने के लिए बुलाऊंगा और हम अपनी शादी की वाइन पियेंगे। मेरी बातों से वे तीनों हैरान और परेशान हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। सच में? तुम ग्रेजुएशन के ठीक बाद शादी कर रहे हो? ये तो पक्का हो चुका है, मैंने पूरे भरोसे के साथ कहा। शायद हम सर्दियों की छुट्टियों में ही सब कुछ निपटा लेंगे। अगली सुबह मैं ल्यूइना के साथ था। हम अपने माता पिता से मिलने के लिए तैयार थे। तभी मेरी मुलाकात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ली आइवे से हो गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। ई चैन, तुम तो कमाल के हो, तुमने सच में ल्यूइना को पटा गया। तुम्हारे पापा तो अब दिवालिया हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ रह पाओगे? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पापा दिवालिया हो गए हैं? तभी ल्यूइन मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने ली आइवे की तरफ हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं ई चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। ली आइवे ने अपनी आंखें घुमाई। चलो देखते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता कितने दिन चलता है, उसने कहा और गुस्से में वहाँ से चली गई। ल्यूइना ने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने जल्दी से सफाई दी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। ल्यूइना मुस्कुराई। मुझे पता है, चलो चलें, हम तुम्हारे माता पिता को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवा सकते। उसकी इस अच्छाई से मैं बहुत भावुक हो गया। जब वो मेरे माता पिता से मिली तो उसने बहुत प्यार से उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते अंकल और आंटी। मेरे पापा का गंभीर चेहरा आखिरकार मुस्कुरा उठा। दूसरी तरफ मेरी माँ भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। तुम ही इंगना हो, है ना? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन दोनों की आपस में खूब जम गई। मेरी माँ को उसकी प्यारी और मिलनसार शख्सियत बहुत पसंद आई। थोड़ी ही देर में लियू यी और उसके माता पिता भी उस प्राइवेट कमरे में पहुँच गए। क्या आप सबने नाश्ता कर लिया है? चलो कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद वे असली मुद्दे पर आ गए। लियो की माँ ने मेरी तरफ देखा। इन दोनों बच्चों के बारे में आपके परिवार का क्या नज़रिया है? चिंता मत कीजिए,
मेरी माँ ने कहा, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, हम इसे निराश नहीं करेंगे। ईचैन एक अच्छा लड़का है और वो उसे निराश भी नहीं करेगा। मैंने तुरंत बीच में कहा, आंटी चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। लियो यिंगना ने मेरी तरफ देखा और प्यारी सी मुस्कान दी। उसे खुशी थी कि उसने गलत इंसान को नहीं चुना था। उसकी माँ को राहत मिली, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे, जैसे घर का क्या होगा। आंटी, मैंने पहले ये घर खरीद लिया है। ये शहर के बीचों बीच 200 वर्ग मीटर का एक विला है। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन हम बाद में हमेशा एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। लियो की माँ ने माथे पर बल डाले। उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने खाने के बाद उन्हें उस विला में ले जाकर दिखाया। ये वही 20 मिलियन वाला विला था जो सिस्टम ने मुझे इनाम में दिया था। क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? सेल्स पर्सन ने पूछा। मैंने शांति से लाल रंग का प्रॉपर्टी डीड निकाला। नमस्ते, मैं यहाँ अपने घर की चाबियाँ लेने आया हूँ। सेल्स पर्सन ने डीड देखी और तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने डीड देखते ही मेरे पास आकर मुझे नमस्ते किया। ये इंपीरियल व्यू का विला नंबर 8 है। मिस्टर ई, मुझे कल रात ऊपर वालों से एक सूचना मिली थी और मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। घर तैयार है, मैं आपको उसे दिखाने ले चलता हूँ। लियो यंगना के माता पिता ये देखकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि मैंने सच में घर खरीद लिया है। उन्हें वो 200 वर्ग मीटर का विला बहुत पसंद आया। ये तो शहर के बीचों बीच है, ये जरूर बहुत महंगा होगा, है ना? लियो की माँ ने पूछा। इस साल इसकी कीमत लगभग 100,000 बढ़ गई है, मैनेजर ने जवाब दिया। दोनों परिवारों के माता पिता हैरान रह गए। 200 वर्ग मीटर, इसका मतलब है कम से कम 20 मिलियन। एक कॉलेज के छात्र के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मैंने शांति से कहा, हम सीधे यहीं क्यों नहीं रहने आ जाते? लियो यिंगना ने अपने माता पिता की तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं आपकी बात मानूंगी। मेरे साथ कुछ समय बिताने के बाद वो मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी और मुझ में जिम्मेदारी का एहसास भी था। वो बहुत खुश हुई। मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले बदमाश? चिंता मत करो माँ, ये पैसे एकदम सही हैं। मैंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैं पिछले कुछ सालों से अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। लियो यिंगना की माँ भी उसे एक तरफ ले गई। क्या तुम्हें सच में पक्का यकीन है? लियो यिंगना ने धीरे से कहा। हाँ। और उसने मेरी तरफ देखा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो उसकी बाकी की जिंदगी उसके साथ रहेगा। उस रात हमारे माता पिता घर चले गए। मैंने सोफे पर बैठी लिवेना को देखा और मुझे लगा कि सब कुछ एक सपना है। उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और धीरे से पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत हो। लिवेना को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा सीधा कहूँगा। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं हैरान रह गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? मुझे तुम हमेशा से पसंद थी। मैं अपने पहले साल में ही तुम्हें जानना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ ये शायद तुमने सुना ही होगा। मैं उस बात को फिर से नहीं उठाना चाहता। मुझे बहुत बहुत यकीन है कि तुम ही वो औरत हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लिवेना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। मैं उसे पसंद करता था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद देखी। उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसका डिब्बा खोला। मिस लिवेना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ मैं करूँगी। मैंने वो सगाई की अंगूठी जो मैंने चुपके से खरीदी थी उसकी उंगली में पहना दी और उसे कसकर गले लगा लिया। पगली लड़की, रो मत। अब बच्चे का परिवार पूरा हो गया है। सिस्टम होस्ट को 20 लाख युआन का शादी का फंड देता है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या सिर्फ प्रपोज करने के लिए मुझे 20 लाख मिल गए? मैंने अपनी खुशी को काबू करने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं वे डम्पलिंग्स गर्म कर देता हूँ जो मैं साथ लाया था। लिवेना का चेहरा लाल था और उसने हाँ कह दिया। वो इतनी खुश थी कि मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। मैं उसके लिए डम्पलिंग्स ले आया। सावधान रहना, ये गर्म है। मैं कल कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ले आऊँगा। मैंने देखा कि यहाँ हमारे पास रसोई के कोई बर्तन नहीं है। डिंग, बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना बनाने का छिपा हुआ मिशन पूरा करने के लिए। होस्ट को इनाम के तौर पर एडवांस्ड कुकिंग स्किल्स और 10 लाख युआन का नगद इनाम मिला है। मैं मन ही मन शिकायत किए बिना नहीं रह सका। एडवांस्ड कुकिंग स्किल्स, ये भला क्या भला है? क्या ये चाहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊँ? लिवेना ने प्यारी सी मुस्कान दी। धन्यवाद पगले। मेरा धन्यवाद क्यों? मैंने उसकी ओर देखा। उसे खुशी खुशी डम्पलिंग्स खाते हुए देखा और फिर मैंने लिविंग रूम की ओर देखा। ये हमारे 5 लोगों के परिवार के लिए हमारा छोटा सा घर होगा। लिवेना खाते हुए चारों ओर देखने लगी और मुझे एक डम्पलिंग दी। रात के खाने के बाद हमने नहाया और सोने की तैयारी की। मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई और मैंने कंबल उठा लिया। शायद मुझे अगले कमरे में सोना चाहिए, मैंने लिवेना से कहा। उसने मुझे वापस खींच लिया। अब हम पति पत्नी हैं, हम अलग अलग कमरों में नहीं सो सकते। तुम यहीं सो सकते हो, इतने औपचारिक मत बनो। मैंने शर्म से लाल होते हुए अपना सिर खुजाया। ठीक है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। अभी तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। हम बिस्तर पर अकड़े हुए लेटे रहे। मैं बोर हो रहा था और अपने फ़ोन को देखने लगा। अचानक लिवेना ने गहरी सांस ली। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया।
क्या हुआ, क्या बात है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे लगता है कि मैंने बच्चे की हलचल महसूस की। ये बहुत हल्की सी थी, ये कमाल का है। मैं भी बहुत उत्साहित था। क्या मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ? हाँ, लेट जाओ और सुनो, देखो कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं तुरंत उसके पेट पर लेट गया और ध्यान से सुनने लगा। मुझे बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। सिस्टम ने होस्ट का बच्चे के साथ पहला करीबी संपर्क पहचान लिया है। इनाम 1 करोड़ युवान नगद। इसके लिए भी इनाम है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब मुझे दूध के पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह हम अपना मैरिज लाइसेंस लेने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। आखिरकार हमारी शादी हो गई। इस खुशी का जश्न मनाने के लिए मैं लियोना को एक मिशेलिन 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले गया और हम खिड़की के पास बैठ गए। मैं उसके और करीब झुक गया। नाना, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें नाना कहकर बुलाऊं या पत्नी? वो शर्मा गई। तुम मुझे जो चाहो उस नाम से बुला सकती हो। क्या मैं तुम्हें पति कहकर बुला सकती हूँ? मैंने कहा, मुझे तुम्हें पत्नी और नाना कहकर बुलाना पसंद है। लियोना ने प्यारी सी मुस्कान दी। उसने कहा, तो फिर तुम मुझे पत्नी कहकर बुला सकती हो। ऐसा लगा जैसे हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया हो। खाना ऑर्डर करने के बाद वो मेरे कंधे पर सिर रखकर डिग गई। पति, क्या तुमने अपने क्लासमेट्स को बताया कि हमारी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैंने अपने रूममेट्स को बताया था। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि मैं सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। आखिर मेरी पत्नी तो पूरे कैंपस की जानी मानी हस्ती है। वो हंस पड़ी। तो क्या हुआ अगर मैं कैंपस की जानी मानी हस्ती हूँ? तुम भी तो बहुत कमाल के हो। बेशक, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने कहा, बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? और फिर अब तो हमारे बच्चे भी हैं, इसलिए इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसने थोड़ी उदास आवाज़ में पूछा, क्या ये सब बच्चे की वजह से है? मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। कभी भी ऐसा मत सोचना। मैंने तुमसे इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर बात सिर्फ जिम्मेदारी की होती तो मैं बच्चे के गुजारे भत्ते के पैसे देकर ही काम चला लेता। मैं तुमसे शादी नहीं करता। हम दोनों को ही एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसलिए अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत पालो। लियोना थोड़ी उदास हो गई। शायद मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब अचानक से ख़त्म ना हो जाए। मुझे तुम्हें खोने का डर है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पागल मत बनो। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है। बस यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रात के खाने के बाद मैंने कार खरीदने का फैसला किया। सिस्टम से मुझे जो 10 मिलियन युआन मिले थे वे काफ़ी होने चाहिए। क्या तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं? लियोयुन ने पूछा। अगर नहीं तो मैं अपने माता पिता से मांग सकती हूँ। वे कुछ समय से मेरे लिए दहेज के तौर पर एक कार तैयार कर रहे हैं। अपने माता पिता के पैसे इस्तेमाल मत करो। चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। लियोयुन को अभी भी थोड़ी चिंता थी। मुझे अपने माता पिता से 200,000 युआन का गिफ्ट मिला है। मैं उसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं, वो तुम्हारे माता पिता का गिफ्ट है। तुम्हें उसे अपने खर्च के लिए रखना चाहिए। वैसे हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने तुम्हें अभी तक खर्च के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें 1 मिलियन ट्रांसफ़र करता हूँ। इसे अपने पति की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझना। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे 1 मिलियन युआन ट्रांसफ़र कर दिए। लियोयुन हैरान रह गई। वो तो बस कार खरीदने में मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास 1 मिलियन युआन ज़्यादा आ गए थे। मेरे पति क्या काम करते हैं? वे इतने अमीर कैसे हैं? उसने दूसरे स्टूडेंट से सुना था कि मेरा परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले पतिदेव? मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी की है। उसने हंसते हुए कहा, पैसे कहाँ से आए इसकी चिंता मत करो। बस यूं ही परिवार की एक अच्छी मालकिन बनकर रहो। मेरे पैसे साफ सुथरे हैं। मैंने उन्हें अपनी काबिलियत से कमाया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम के इनाम भी मैंने अपनी काबिलियत से ही कमाए थे। लियोयुन के दिल को तसल्ली मिली। अब से मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए ट्रांसफ़र करता रहूँगा। पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति अमीर हैं। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लियोना ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो पति। पागल, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होऊंगा तो किसके लिए अच्छा होऊंगा? थोड़ी देर बाद हम शांगचिंग के सबसे बड़े लग्जरी कार डीलरशिप पर पहुंचे। क्या तुम्हें कोई ऐसी कार दिखी जो तुम्हें पसंद हो पति? लियोना ने अलग अलग ब्रांड की कारों को देखते हुए पूछा। उसने तो इनमें से कुछ ब्रांड के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पहले तुम देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसी कार दिखे जो तुम्हें पसंद हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। ये देखकर कि मैं कितना दरिया दिल था, लियोना ने आसपास देखना शुरू कर दिया। उसे बस एक ठीक ठाक कार चाहिए थी, शायद कुछ लाख युआन की। उसने एक लाल रंग की मर्सिडीज बेंज की तरफ इशारा किया, जो कि सबसे नया मॉडल था। अगर मुझे कोई कार चलानी हो तो मैं ये वाली चलाऊंगी। वो कार ठीक नहीं है। हमें 4 सीटर कार लेनी चाहिए। अगर वो थोड़ी ज़्यादा महंगी भी हो तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी चुनो। स्टोर मैनेजर की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत लियोना को कारें दिखाना शुरू कर दिया, ऑडी से लेकर पोर्शे और BMW तक। उसने उन सभी कारों को देखा और आखिर में कहा,
बाकी कारें बहुत ज़्यादा दिखावटी हैं। मैं तो वही मर्सिडीज बेंज GLC लूँगी जो तुमने मुझे पहले दिखाई थी। मैंने अपना सिर हिलाया। वो कार तो 10 लाख की भी नहीं है। एक लग्जरी कार की कीमत 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई दूसरी चुनो। रिवीना ने बस अपना सिर हिलाया। नहीं, यही ठीक है। मैं अब और कारें देख देख कर थक गई हूँ। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे उठने में मदद की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। क्या तुम ठीक हो? तो फिर हम यही वाली कार ले लेते हैं। मैंने अपने लिए भी एक कार चुनी, तुम्हारी कार जैसी ही एक मर्सिडीज, और नैनी के लिए एक मर्सिडीज बेंज GLB। इसे पार्क करना आसान है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम तो पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, उसने हंसते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। पैसा तो खर्च करने के लिए होता है। ये कारें खरीदने में मेरे बस 30 लाख युआन से थोड़े ही ज़्यादा खर्च हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैनेजर की आंखें चमक रही थी। उसने एक ही बार में 3 कारें बेच दी थी। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वो तुरंत हमें एक लाउंज एरिया में ले गया। मिस्टर ई, मिसेज ई, आपने कहा था कि आपको टॉप एंड मॉडल्स चाहिए, है ना? बिल्कुल, मुझे तीनों कारों के टॉप एंड मॉडल्स ही चाहिए। ठीक है। मैनेजर की मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसका मुंह फटने वाला था। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि आप इतने दरिया दिल इंसान हैं, इसलिए मैं खुद ही फैसला कर लेता हूँ। तीनों कारों की कुल कीमत 4.28 मिलियन है। आपको ये कैसा लगा? तुम्हें क्या लगता है हनी? मैंने पूछा। रियूना कुल कीमत सुनकर हैरान रह गई। क्या सिर्फ एक कार की कीमत ही 3 मिलियन से ज़्यादा है? ये तो बहुत महंगी है। खैर कोई बात नहीं, तुम ही फैसला कर लो। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उस पल उसे लगा कि मैं कितना अमीर हूँ। मिस्टर ई, क्या आप किस्तों में पेमेंट करना चाहेंगे या एक बार में? बेशक, एक बार में। जैसे ही मैंने पेमेंट किया, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने अपनी पत्नी के लिए कार खरीदने का मिशन पूरा कर लिया है। सिस्टम होस्ट को कार की कीमत का 3 गुना इनाम देगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कार खरीदने पर मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा? मुझे तो 10 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली कार खरीदनी चाहिए थी। जब हम घर पहुंचे तो ल्यूइंग अभी भी हैरान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अभी अभी 3 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली कार में घर आए हैं। पतिदेव, आप इतने अमीर कैसे हैं? चिंता मत करो, तुम्हारा पति सच में बहुत अमीर है। तुम्हें मेरे साथ कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त जियू यंगिंग का था। क्या बात है यंगिंग? फ़ोन के दूसरी तरफ से बहुत गुस्से वाली आवाज़ आई। ल्यूइंग, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती भी हो? तुम प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बिना बताए चुपके से शादी कर ली। ल्यूइंग हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट हूँ? तुम इसे छिपाने में बहुत माहिर हो। स्कूल में किसी ने तुम्हें और एक लड़के को एक लग्जरी कार खरीदते हुए देखा था और तुमने एक बड़ी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़का हमारे ही स्कूल का है। ये खबर पूरे स्कूल फोरम पर फैल चुकी है। हर कोई तुम दोनों के बारे में जानता है और तुम लोग साथ रह रहे हो। लगता है सबकी अटकलें सही थी। तुम्हारे पिछले बर्ताव को देखते हुए तुम ज़रूर प्रेग्नेंट होगी। ल्यूना ने मेरी तरफ देखा और फ़ोन पर फुसफुसा कर कहा, वे गलत नहीं है। मैंने सच में उसी क्लास की ईचन से शादी कर ली है और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जियो यंगिंग बहुत देर तक चुप रही। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। क्या ये उसी रात हुआ था जब तुम हॉस्टल वापस नहीं आई थी? यूना शर्मा गए और बोली, हाँ। जियो यंगिंग ने आह भरी। तुमने बस ऐसे ही शादी कर ली? क्या तुम्हें शादी की रस्में ना होने का कोई अफसोस नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं 3 बच्चों ट्रिपलेट्स की माँ बनने वाली हूँ। सुरक्षा कारणों से बच्चों के जन्म के बाद हम शादी करेंगे। ईचन ने मुझसे वादा किया है कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। क्या 3 बच्चे? जियो यंगिंग हैरान रह गई। क्या तुम कोई सुअर हो? ल्यूइना इतनी गुस्से में थी कि वो उसे मारना चाहती थी। तुम खुद एक सुअर हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही सुअरों का है। ओह, कितनी नाजुक कली है, सुअर की खाद में फंसी हुई। क्योंकि तुम्हारे 3 बच्चे होने वाले हैं, इसलिए मैं ही उनकी गॉड मदर बनूंगी। ल्यूइना हंसी। ये चेन के बारे में ऐसी बातें मत करो। वो बहुत हैंडसम है और तुम पक्का गॉड मदर बनोगी। चिंता मत करो। तुम कब फ्री हो? चलो ठीक से बात करते हैं। या तुम कहाँ रहती हो? क्या ये चेन में घर खरीदा है? प्लीज़ मुझे ये मत बताना कि तुम सब एक छोटे टूटे फूटे घर में रह रहे हो। मैंने सुना है कि उसका परिवार दिवालिया हो गया है। क्या ये सच है? उसका परिवार दिवालिया नहीं हुआ है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। ये चेन ने बहुत पहले ही घर खरीद लिया था। मैं शहर के बीचों बीच इम्पीरियल व्यू विला 8 में रह रही हूँ। शहर के बीचों बीच इम्पीरियल व्यू विला 8? वो तो एक विला है। मैं पक्का कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि एक अमीर परिवार का विला कैसा दिखता है। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की, फिर एक दूसरे को अलविदा कहा और फ़ोन काट दिया। ल्यूइना ने अपना फ़ोन नीचे रखा और मेरी तरफ मुड़ी। उसने देखा कि मैं उसे ही घूर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुन ली। क्या लोगों को पता चल गया है कि हमारी शादी हो गई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसने मुझसे सच सच कह दिया। किसी ने मुझे मेरे बड़े पेट के साथ और तुम्हें सुपरमार्केट में देख लिया था। अब तो पूरे कॉलेज को हमारे बारे में पता चल गया है। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है और अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें पता चले? मैंने पूछा।
तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम तो कॉलेज के इकलौते सेलिब्रिटी हो और मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। मेरे साथ रहने से तुम्हारी इमेज पर ज़रूर असर पड़ेगा, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। ये चेन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरे दिल में तुम ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी की बात और सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ये कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक उसी पल मेरा फ़ोन बज उठा। ये मेरे एक रूममेट का वीचैट मैसेज था। ये चेन, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है और कैंपस की सबसे मशहूर लड़की के साथ तुम्हारा बच्चा होने वाला है। क्या ये सच है? हे भगवान, मैंने सुना है कि उसका परिवार बहुत अमीर है। वो एक एकदम सही अमीर और खूबसूरत औरत है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। बॉस, ये हमें भी बताओ, तुम्हें इतनी ऊंची पसंद वाली औरत कैसे मिली? हम भी सीखना चाहते हैं ताकि हमें भी एक एकदम सही अमीर और खूबसूरत औरत मिल सके और हम अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। मैं उनकी चापलूसी और तारीफ़ें और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ल्यूइना से शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हमारी सच में शादी हो चुकी है। हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट भी है। ये पूरी तरह से कानूनी है। मेरी इन बातों से वहाँ फिर से एक ज़बरदस्त हलचल मच गई। हे भगवान, मुझे तो सच में लगा था कि तुम बस डींगे मार रहे हो। कैंपस की सबसे मशहूर लड़की मिलना कोई रोज़ रोज़ की बात तो है नहीं। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है, और मैंने तुम दोनों को पहले कभी एक दूसरे से बात करते हुए भी नहीं देखा था। क्या ये सच है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है? मुझे तो इस बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता है। समय का हिसाब तो मेल ही नहीं खा रहा है। क्या तुम बस एक खूबसूरत चेहरे के पीछे आंखें मूंद कर चल दिए? जब मैंने तुम्हें बताया था तब वो पहले से ही गर्भवती थी। मुझे तो अभी अभी इस बारे में पता चला था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम शादी करने वाले हैं। मैं एक मर्द हूँ, मैं खुद को किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। कुछ देर के लिए सब लोग एकदम चुप हो गए। अरे बदमाश, तुमने कैंपस की सबसे मशहूर लड़की को इतनी आसानी से पटा लिया। तुम तो बड़े तेज हो। जब तुम्हारी शादी हो ही गई है तो फिर तुमने शादी की रस्में क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बात बस इतनी है कि वो 3 बच्चों की माँ बनने वाली है, इसीलिए हम थोड़ी जल्दी में है। उसके बच्चों के जन्म के बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम सबको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगा, या अगर तुम लोग फ्री हो तो मैं तुम सबको बाहर किसी बढ़िया जगह खाना खिलाने ले चलूंगा। मेरे जवाब देने के बाद मेरे रूममेट्स ने मुझे तंग करना बंद कर दिया। उन सब ने कहा कि वे उस शानदार दावत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा और देखा कि ल्यूइना किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही है। तुम इतनी गंभीरता से क्या देख रही हो? उसने झट से अपना फ़ोन नीचे रखा और घबराहट भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने देखा कि वो कितनी घबराई हुई थी और मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है? क्या तुम अपने पति से कुछ छिपा रही हो? सच में कुछ भी नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। अचानक मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। किसी वजह से ग्रुप चैट में फिर से हलचल मच गई थी। मैंने मैसेज देखे और मेरे चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। उसमें लियो यिन और मेरी बहुत सारी तस्वीरें थीं। उसमें उसकी हीरे की अंगूठी वाली तस्वीरें थीं, हमारी एक जैसी ड्रेस पहने हुए तस्वीरें थीं और दूसरी प्यारी तस्वीरें भी थीं। आखिरी मैसेज लियो यिन की तरफ से स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप में प्यार का इजहार था। मैसेज में लिखा था, तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी यिना हो। मैं खुद ही लियो यिना से अपनी शादी का ऐलान करने वाला था, लेकिन लियो यिना ने मुझसे पहले ही कर दिया। हम दोनों का आइडिया बिल्कुल एक जैसा था। मैं अपना फ़ोन लेकर उसके पास गया। एक मर्द होने के नाते सबसे पहले प्यार का इजहार मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले कर दोगी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। बहुत से मर्दों ने मुझसे प्यार का इजहार किया है, लेकिन तुम मेरे मर्द हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसे स्वीकार करूं और सबको बताऊं कि तुम ही वो मर्द हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरा दिल इतना भर आया था कि मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। मैंने ग्रुप चैट खोला और एक मैसेज भेजा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी येना। जल्द ही क्लासमेट्स हमें बधाई के मैसेज भेजने लगे। फ़ोन की दूसरी तरफ ली एवी गुस्से से उबल रही थी। पगली, अब से ये सब चीज़ें अपने पति पर छोड़ दो, ठीक है? मैंने कहा। वो मुस्कुराई और सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त जी यू यिंग यिंग उससे मिलने आई। मैं अपने रूममेट्स के साथ रात का खाना खाने बाहर गया हुआ था। हे भगवान, काश मैं भी कभी 200 वर्ग मीटर के ऐसे ही किसी आलीशान घर में रह पाती। मुझे इस विला से प्यार हो गया है। जी यू यिंग यिंग की आंखें चमक रही थी। ये उतना बड़ा नहीं है, आंगन मिलाकर भी यह सिर्फ 100 वर्ग मीटर का ही है, लियू येना ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। जी यू यिंग यिंग को बहुत जलन हो रही थी। ये अफवाह किसने फैलाई थी कि यी चिन का परिवार दिवालिया हो गया है? मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें घूंसा मारूं। वैसे क्या यी चिन के पास कोई नौकरी है या वो अपने माता पिता के पैसों पर ऐश कर रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारा परिवार कितना भी अमीर क्यों ना हो, खुद पैसे कमाने की काबिलियत होना ज़्यादा बेहतर है। चिंता मत करो, ये चिन ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने ये घर खुद खरीदा है और उसने अपने माता पिता के पैसे इस्तेमाल नहीं किए। उसने इसे बहुत पहले खरीदा था। जी यू यंग यंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये चिन इतना कमाल का है।
क्या उसने ग्रेजुएशन से पहले ही अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था? वो इतने सारे पैसे कमाने के लिए क्या करता है? लियू यिना ने गर्व से कहा। उसने मुझे बताया कि वो एक पार्टनर के साथ स्टॉक्स और फंड्स में इन्वेस्ट करता है। उसकी पत्नी होने के नाते उसे ऐसे काबिल आदमी पर गर्व था। ठीक है, देखो तो जरा कितनी इतरा रही हो, जी यू यिंग ने जलन भरे अंदाज में कहा। लेकिन उसकी नजरें लियू यिना की उंगली में पहनी बड़ी सी हीरे की अंगूठी पर टिकी हुई थी। लियू यिना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जलन हो रही है ना बहन? उसने मुझे यह सगाई की अंगूठी तब दी थी जब हमें शादी का लाइसेंस मिला था। उसने कहा था कि जब हमारी शादी होगी तब वो मुझे शादी की अंगूठी देगा। उसने इसे चुपके से खरीदा था और मुझे ये बहुत पसंद है। जी यू यिंग ने आह भरी। प्यार सच में लोगों को अंधा बना देता है। हमारी बड़े कैंपस की मशहूर हस्ती एक लड़के के प्यार में पड़ गई है। वे बातें करते रहे। आखिरकार मैं शाम को घर पहुंचा। जी यू यिंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने मुझे एक शानदार मर्सिडीज बेंज से बाहर निकलते देखा। हे भगवान, ये चीन लाखों करोड़ों की मर्सिडीज बेंज चला रहा है। ये सबसे नया मॉडल है। इसका इंटीरियर देखकर लगता है कि इसकी कीमत कम से कम 3.5 मिलियन होगी। हनी, मैं घर आ गया, मैंने कहा। नमस्ते, क्या आप मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त जी यू यिंग हैं? नमस्ते, मैं जी यू यिंग हो। तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी हमारे कैंपस की मशहूर हस्ती से हुई है। हाँ मैं हूँ, मैंने कहा। क्या तुम आज रात डिनर के लिए रुक रही हो? मैं घर जाने से पहले डिनर के लिए तुम लोगों की मेहमान नवाजी का मजा लेने का सोच रही थी। क्या ये चीन तुम किराने का सामान खरीदने जा रहे हो? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था। मेरे ये चीन का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। आज रात तुम्हारी तो दावत होने वाली है। मुझे लगा था कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाएगा, लेकिन वो रात के खाने के लिए घर आ रहा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुमसे और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। हे भगवान, बस करो, मुझे ये सब मीठी मीठी बातें मत सुनाओ। मैं अकेली हूँ, पर ऐसी भी नहीं कि ये सब मीठी बातें खा जाऊं। जियो यू यिंग ने अपनी बाहें मलते हुए कहा। लियू युन पास गई और प्यार से मुस्कुराते हुए मेरी बाह पकड़ ली। जियो यू यिंग तुरंत वहां से भाग गई। वो इतना प्यार दुलार सहन नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में मैंने सी फूड से भरी एक मेज तैयार कर दी। जियो यू यिंग की आंखें चमक उठी। दोस्तों से पहले खाना, मैं इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं सकती, वो चिल्लाई और दोनों हाथों से एक हैरी क्रैब बालों वाला केकड़ा पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद लियो यिना 8 महीने की गर्भवती थी। आखिरकार बच्चा आने वाला था। दोनों परिवार डिलीवरी रूम के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुर्सियों पर बच्चों के सामान, डायपर और फॉर्मूला के ढेर लगे हुए थे। लियो यिना का परिवार, क्या लियो यिना का परिवार यहाँ है? अचानक एक नर्स डिलीवरी रूम से बाहर आई और जोर से पूछा। हाँ, मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैं उसका पति हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। नर्स मुस्कुराई। कुछ नहीं, माँ और बच्चे सब सुरक्षित हैं। मैंने राहत की सांस ली। कागज़ों पर दस्तखत करने के बाद नर्स बच्चों को बाहर ले आई। 2 लड़के और 1 लड़की थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को देखा और मेरी आंखें प्यार से भर गईं। मेरा दिल अचानक किसी एहसास से भर गया। होस्ट पहली बार बच्चों से मिला है। सिस्टम हर बच्चे को दूध के खर्च के लिए 10 मिलियन युआन का इनाम देगा। इस समय मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। मुझे बस इस बात की फिक्र थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। नर्स, मेरी पत्नी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? एनेस्थीसिया थोड़ा तेज था, इसलिए उसे निगरानी के लिए 2 घंटे तक डिलीवरी रूम में ही रुकना पड़ा। लियू युन के माता पिता ने चिंता से पूछा। नर्स, क्या मेरी बेटी ठीक है? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? वो मेरी इकलौती बेटी है। चिंता मत कीजिए आंटी, डॉक्टर उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम बस एहतियात के तौर पर उसे निगरानी में रखे हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। 2 घंटे बाद यिना को व्हील चेयर पर बाहर लाया गया। वो सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। हनी, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मेरा दिल दर्द से भर गया था। इसे क्या हुआ है? चिंता मत करो सर, एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा है। ये थोड़ा तेज था, इसलिए उसे कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं। आपको बस उसका अच्छे से ख्याल रखना है। लियू यिना ने कांपते हुए पूछा। क्या बच्चे ठीक हैं? उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चिंता मत करो, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बस उनका चेकअप हो रहा है। इतनी घबराओ मत। उसी पल मेरे माता पिता नवजात शिशु वार्ड से वापस आए। वे भी चिंता से भरे हुए थे। माँ, पिताजी, चिंता मत करो, नाना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम पूरी रात लियू यिना के साथ रहे। अगली सुबह नर्स उसे देखने आई और एक अच्छी खबर लाई। बच्चे बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अब उन्हें कमरे में लाया जा सकता है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। तीनों बच्चों को नहलाने के बाद अंदर लाया गया। वे शांति से सो रहे थे। मेरे पिताजी, जो आमतौर पर बहुत सख्त रहते थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पत्नी, क्या हमारी पोती का चेहरा और भौहें बिल्कुल ये चेन जैसी नहीं लगती जब वो बच्चा था? मेरी माँ ने उन्हें कोहनी मारी।
आवाज़ धीमी रखो, हमारे बच्चों को जगह मत देना। बेटी अपने पिता जैसी दिखती है, इसलिए जाहिर है वो उन्हीं जैसी दिखती है, लेकिन दोनों लड़के बिल्कुल लियो यिंगना जैसे दिखते हैं। वे बहुत सुंदर हैं। सभी बच्चों का माथा ऊंचा है, वे सभी बहुत होशियार हैं। लियो यिंगना की माँ भी पास आई। दोनों लड़के बिल्कुल नाना जैसे दिखते हैं जब वो छोटी थी। लियो यिंगना अभी अभी जागी थी। उसने दर्द सहा और कहा, मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। तुम्हारा शरीर अभी तैयार नहीं है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए गोद में उठा लेता हूँ। मैं गया और धीरे से हमारी बेटी को गोद में उठाया और उसे लियो यिना के पास ले आया। उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ अपनी बेटी के गाल पर चूमा, लेकिन फिर वो रोने लगी। मैं डर गया। हनी, तुम क्यों रो रही हो? बच्चे ठीक हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है, और वो भी 3 इससे पहले कि मैं उसे दिलासा दे पाता, मेरे हाथ को कुछ गीला गीला महसूस हुआ। हवा में एक खट्टी बदबूदार गंध फैल गई। मेरा हाथ वहीं जम गया। बच्चे ने पॉटी कर दी थी। मेरी बेटी का चेहरा लाल हो गया और वो रोने लगी। लियो यिना ने बच्चे की तरफ देखा, फिर मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ, और हंस पड़ी। वाह, कितनी बदबू है। हनी, से सूंघो, कितनी तेज बदबू है। मैंने अपनी बेटी का पिछला हिस्सा उसकी नाक के पास ले जाकर ऊपर उठाया। लियो यिना ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और हंस पड़ी। इसका डायपर बदलो। नहीं, लेकिन उसकी हंसी की वजह से उसके घाव में दर्द होने लगा। उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि उसे ठंडे पसीने आने लगे। ओ नहीं, मेरे घाव में दर्द हो रहा है। हनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। लियो यिना धीरे धीरे शांत हुई। बच्चे का पिछला हिस्सा साफ करो, सजा के तौर पर तुम्हें ये खुद ही करना होगा। मैटरनिटी नर्स ने कहा, अगर बच्ची पॉटी करती है तो मेरा सुझाव है कि आप उसे गर्म पानी से साफ करें। ये ज्यादा हाइजीनिक होता है, इससे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। लियो यिना को एहसास हुआ, ओ हाँ, ये चिनिक मर्द है और हमारी बच्ची एक लड़की है। शायद पापा का उसे धोना ठीक नहीं रहेगा। उसने नर्स की तरफ मुड़कर कहा, तो फिर मैं ये काम आप पर छोड़ती हूँ, ठीक है? तो फिर जब लड़के पॉटी करेंगे तब तुम्हें सजा मिलेगी। लियो यिना ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसा और बिस्तर ठीक करने में उसकी मदद की। उसी पर लड़कों की तरफ से पादने की आवाज आई। ये क्या बकवास है? दोनों ने एक ही समय पर। तुम दोनों बिल्कुल भी फेयर नहीं हो। क्या तुमने मुझे सजा देने के लिए इसे रोक कर रखा था? मैंने एक गहरी सांस ली। लियो यिना ने ना हंसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। मेरी माँ भी हंस रही थी। चलो देखते हैं कि पिता बनना कैसा होता है। मैंने भी तुम्हें अपने हाथों से ही पाला पोसा है। अब तुम पिता बन गए हो और तुम्हें अपने परिवार को सहारा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। माँ, मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब मुझे जाकर अपने बेटे के डायपर बदलने हैं, मैंने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। दोनों परिवार मुझ पर हंस पड़े। माहौल बहुत ही अपनापन भरा था। तीसरे दिन मैं अस्पताल के कमरे में गया और देखा कि लियो यिना हमारी बेटी को दूध पिला रही है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और मुझे बहुत अजीब लगा। हम एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन उस रात मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बाहर टहलने जाता हूँ, मैंने अजीब तरह से कहा। नर्स मुस्कुराई। मिस्टर ये, आप और मिसेज ये शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। क्या आप अभी भी इतने शर्मीले हैं? हाँ है ना, आप शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। हम हंसे बिना कैसे रह सकते हैं? मुझे शर्म आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ रुकूं या चला जाऊं। लियो यिना, जिसका चेहरा अभी भी लाल था, बोली, आप वहाँ बैठ सकते हैं, मेरा काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। बच्चे को गोद में उठाते हुए उसकी हरकतें थोड़ी अकड़ी हुई थी। मैंने उसकी बात मानी और कॉफी टेबल के पास बैठ गया, थोड़ा खोया खोया सा। पिछले कुछ दिनों में मैं 3 बच्चों का पिता बन गया था। मुझे लगा जैसे मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैंने लियो यिना की तरफ देखा जो प्यार से बच्चे को देख रही थी, और मेरा दिल खुशी से भर गया। जल्द ही हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम घर चले गए। मैं लियो यिना को उठाकर दूसरी मंजिल पर बने मास्टर बेडरूम में ले गया। उसके माता पिता और मेरे माता पिता ने बच्चे को संभालने में मदद की। मैटरनिटी नर्स ने हमारे सामान को रखने में मदद की। जब बाकी लोगों ने विला और उस आलीशान गाड़ी को देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं चल सकती हूँ, लियो यिना ने कहा। मेरे घाव में अब उतना दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, अगर तुम्हारा घाव फिर से खुल गया तो आज सुबह ही तो तुम्हारे टाँके कटे हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लियो यिना खुशी से मुस्कुराई। क्या मैं तुम्हें भारी लग रही हूँ? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा वजन 165 पाउंड था और अभी भी 120 पाउंड से ज्यादा है। नहीं, तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो। अगर तुम्हारा वजन 160 पाउंड भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करता। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे हर दिन अपनी ड्रेसिंग बदलनी होगी। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, लियो यिना ने शर्माते हुए कहा। घाव शरीर के एक बहुत ही निजी हिस्से के करीब था। जब हम दोनों होश में थे तब हम कभी इतने करीब नहीं आए थे। कोई बात नहीं, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। क्या तुम अभी करना चाहती हो? नहीं, चलो सोने से पहले करते हैं। डॉक्टर ने आज सुबह ही मेरे लिए किया था। उन्होंने मुझसे गॉज, कॉटन स्वैब और कुछ एंटीसेप्टिक खरीदने को कहा था। उन्होंने कहा था कि एंटीसेप्टिक से दर्द नहीं होता और ये घाव के लिए अच्छा होता है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, अगर मैं इसे छूऊं नहीं या इसे खींचूं नहीं तो दर्द नहीं होता। ये लगभग ठीक हो चुका है। थोड़ी खुजली हो रही है, ये अच्छी बात है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी जाकर गॉज खरीद लाऊं? मुझे नहीं लगता कि हमारे घर पर सही तरह के कॉटन स्वैब है। हाँ, मुझे वो सारी चीजें याद थी जो उसने मुझसे खरीदने को कही थी, लेकिन मैं फार्मेसी में जाकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या आपके पास यहाँ गॉज है? हाँ, आपको किस तरह का चाहिए? मेरी पत्नी का सी सेक्शन हुआ है, मुझे घाव के लिए इस्तेमाल होने वाला गॉज चाहिए।
दुकानदार समझ गया, सी सेक्शन के लिए हमारे पास लंबी पट्टी वाला गॉज है, ये सी सेक्शन के लिए एकदम सही है। आपको कितने चाहिए? मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मुझे लगा कि कम होने से बेहतर है कि ज्यादा ही ले लूं। मैं 30 ले लूंगा, और 30 बड़े कॉटन स्वैब और एंटीसेप्टिक की कुछ बोतलें। मैं इन सब का पेमेंट एक साथ कर दूंगा। मैं एक बड़ा सा बैग लेकर फार्मेसी से बाहर निकला और वो महिला दुकानदार मुझे हैरानी भरी नजर से देख रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो लियोना ने बैग देखा और हंस पड़ी। तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया? मेरा घाव तो 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, मैंने पहले कभी ये चीजें नहीं खरीदी थी। मुझे लगा कि तुम्हें ठीक होने में लगभग 30 दिन लगेंगे, इसलिए मैंने 30 ले लिए। दुकानदार ने कहा था कि ये वाला गॉस सी सेक्शन के लिए अच्छा होता है और आसानी से निकलता नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे लिए एक लगा दूं? नहीं नहीं, हम इसे आज रात करेंगे। लियोना ने तुरंत मना कर दिया। वो मुझे चिढ़ा रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना गंभीर हो जाऊंगा। दोपहर में बच्चों को नहलाने का समय हो गया था। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था और इस कोमल गोल मटोल नन्ही सी जान को देख रहा था। मेरा पिता प्रेम उमड़ रहा था। मेरा उसे चूमने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपना चेहरा उसके कंबल में छिपा लिया और उसे सूंघा। उसमें से दूध की महक आ रही थी। ये सबसे अद्भुत महक थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लियोना की महक थी। मेरे माता पिता और लियोना के माता पिता, हर किसी ने एक एक बेटे को गोद में उठाया हुआ था। मैटरनिटी नर्स बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे अब भी लगता था कि मेरी नन्ही बेटी की महक सबसे अच्छी है। आखिर बेटी तो अपने पिता की छोटी सी रजाई होती है। दूसरी तरफ उन दोनों बेटों ने तो मेरे पहले ही दिन अपने पापा को एक बड़ा सा बदबूदार पूप करके तोहफा दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसो या रो। तीनों बच्चे नहा रहे थे। मेरा सबसे बड़ा बेटा अपने कपड़े उतारे जाने का विरोध करता हुआ लग रहा था और जोर जोर से रो रहा था। दूसरे बेटे ने भी अपने बड़े भाई की देखा देखी रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे रोने का मुकाबला कर रहे हों। लियोना रोने की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ खींची चली आई। बड़े दोनों बच्चों को क्या हुआ है? वे सिर्फ नहाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं? उनका मिजाज तो बहुत ही ख़राब है। हाँ है ना, मेरी बेटी तो उनसे कहीं ज़्यादा समझदार है, मैंने कहा। लियोना पास आई और उसने बड़े प्यार से हमारी बेटी के चेहरे को छुआ। मेरी प्यारी सी गुड़िया। फिर उसने अपने उन बेटों की तरफ देखा जो अब शांत हो चुके थे और वो उनके पास चली गई। तुम दोनों को अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। मैंने अपने फ़ोन पर कुछ नर्सरी राइम्स बच्चों की गीत चला दिए ताकि बच्चे उन्हें सुनकर नहाते समय आराम महसूस कर सकें। उनके हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने संतुष्टि भरे भाव के साथ अपनी आंखें मूंद ली और लगभग सो ही गए थे। डिंग! बच्चों को पहली बार नहलाने का काम पूरा हुआ। इनाम 10 लाख युआन। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा था। बच्चों को नहलाने के बाद जब हम उन्हें कपड़े पहना रहे थे तब भी वे थोड़ी बहुत हलचल कर रहे थे और अपने छोटे छोटे हाथ चूस रहे थे। जैसे ही उन्हें कपड़े पहनाकर लपेट दिया गया वे सब के सब सो गए। लगभग 30 मिनट बाद वे तीनों ही रोने लगे। मेरी बेटी का रोना किसी छोटी सी बिल्ली के बच्चे की आवाज़ जैसा लग रहा था। वो बहुत ही प्यारा था। मैंने उसे गोद में उठाया और बाकी दोनों बच्चों की तरफ देखा। लड़कियाँ सचमुच बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ तक कि उनका रोना भी कितना मीठा होता है। जब वो बड़ी होगी तो यकीनन वो मेरे लिए एक नन्ही सी गर्म जैकेट सहारा बनेगी। ठीक उसी समय नर्स एक दूध की बोतल लेकर वहाँ आ गई। मिस्टर यी, बच्चों ने आखिरी बार जो खाना खाया था उससे अब 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। शायद उन्हें भूख लगी है। अब उन्हें दूध पिलाने का समय हो गया है। अब मेरी बेटी के लिए माँ का दूध पीने की बारी थी। मैंने कहा ठीक है और उसे गोद में उठाकर लियोना के पास ले गया। 3 बच्चों के लिए लियोना का दूध यकीनन काफ़ी नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हम बारी बारी से उन्हें माँ का दूध और फार्मूला दूध पिलाते थे। बाकी दोनों बच्चों को फार्मूला दूध दिया जाता था। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और धीरे से लियोना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपनी हैरानी पर काबू नहीं पा सका और बस चुपचाप खड़ा रह गया। वो उस समय दूध निकाल रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लियो यिंग ने मुझे घूरते हुए देख लिया। उसने नीचे देखा कि वो क्या कर रही है और तुरंत मेरी तरफ से अपनी पीठ फेर ली। पतिदेव, आपने दरवाज़ा खटखटाया क्यों नहीं? मुझे बहुत अफसोस है, मैं भूल गया था। मैं जल्दी से पीछे हट गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लियोना अभी आराम कर रही थी और घर में आने से पहले हर किसी को दरवाज़ा खटखटाना होता था। अब जब घर में ज़्यादा लोग थे तो ये शिष्टाचार की बात थी। उसने आवाज़ लगाई, अब आप अंदर आ सकते हैं। मैंने दरवाज़ा फिर से खोला। बाल बच गया। किस्मत से उसका चेहरा बस थोड़ा सा लाल हुआ था और उसे बुरा नहीं लगा। पिछली बार दूध निकाले हुए बहुत समय हो गया था, इसीलिए इस बार थोड़ी मुश्किल हुई। उसने मेरी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे मुझे दे दो। मैं अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को उसकी गोद में दे दिया और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था।
देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि हमारी बेटी के लिए उसके पास काफ़ी दूध होगा, मैंने सोचा। मैंने तुरंत अपने दिमाग से ये विचार झटक दिए और दूसरे कमरे में चला गया। ऐसा लगा जैसे दोनों लड़कों ने मेरे वापस आने की आहट सुन ली हो। उन्होंने अपनी बोतलें मुंह से निकाल दी और तुतलाने लगे। लियोना की माँ हंस पड़ी। लगता है ये अपने पापा से दूध पीना चाहते हैं। तुम दोनों छोटे शैतान अपने पापा को थकाना चाहते हो, है ना? हालांकि मैंने ऐसा कहा, लेकिन मैंने उन दोनों को गोद में उठा लिया, एक को एक हाथ में और दूसरे को दूसरे हाथ में। मेरी माँ ने उनके मुंह में बोतलें लगा दी और वे फिर से दूध पीने लगे। बोतलों से दूध चूसने की आवाज़ सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। होस्ट ने बच्चों को दूध पिला दिया है। सिस्टम होस्ट को 1 लाख युआन का इनाम देगा। ये चेन, अगर ये तुम्हारे अलावा किसी और से दूध ना पिए तो क्या होगा? तो फिर मुझे घर पर रहकर ही बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। मैं उन्हें भूखा तो नहीं छोड़ सकता, है ना? बच्चों को दूध पिलाकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार ये सिस्टम मुझे हर बार 1 लाख युआन दे रहा था। ये किसी भी नौकरी से बेहतर था। उन्हें हर 2 या 3 घंटे में खाना खिलाना पड़ता था। 24 घंटों में मैं लगभग 6 लाख या 7 लाख युआन कमा सकता था। मुझे ऐसी नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसमें महीने के 20 मिलियन युआन से ज़्यादा मिलते हों। शाम हो चुकी थी। नर्स गर्म पानी की एक बाल्टी लेकर लियोइन के कमरे में आई। मिसेज जी, आज आप अपने बाल धो सकती हैं। ये अदरक मिला उबला हुआ पानी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मैंने कहा। ली, तुम जाकर आराम करो, ये काम मैं कर लूँगा। मैंने उससे पानी की बाल्टी ले ली। ली थोड़ी हैरान हुई। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ और फिर चली जाऊँगी। उसके बताए अनुसार मैंने बिस्तर पर एक वाटरप्रूफ कपड़ा बिछा दिया। लियो यिंग हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके बाल धोऊंगा। वो बिस्तर पर लेट गई। ली के कमरे से जाने के बाद मैंने धीरे धीरे उसके घने काले बालों की मालिश की और उन्हें पानी से गीला किया। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल में एक प्यारी सी मिठास घुली हुई थी। ये चैन, ये कितना अच्छा लग रहा है, उसने कहा। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? ये बहुत ही औपचारिक लगता है। मुझे पति कहकर बुलाओ। पति, पति, पति। लियो यिंग बहुत खुश थी। वो जानती थी कि मुझे अपने पति और अपने बच्चों के पिता के रूप में पाकर वो कितनी खुशकिस्मत है। वो लॉटरी जीतने से भी ज़्यादा खुशकिस्मत थी। मैंने उसके सीने पर पड़े छोटे छोटे नीले निशानों पर गौर किया। मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने धीरे से उन्हें छुआ। उसने मेरा हाथ झटक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाल धो। मैंने जेबते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। उसके बाल धोने के बाद मैंने वो एंटीसेप्टिक और पट्टियाँ निकाली जो मैं उसके जख्म की सफाई के लिए खरीद कर लाया था। उसने अस्पताल वाली पट्टी पहले ही हटा दी थी। वो अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि जख्म शरीर के एक ऐसे हिस्से पर था और उसका निशान भी बहुत भद्दा दिख रहा था। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने धीरे धीरे पट्टी हटाई। दर्द के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अगर दर्द हो तो मुझे बताना, मैं और धीरे धीरे करूँगा, तब इतना दर्द नहीं होगा, मैंने कहा। उसने अपनी आंखें घुमाई। बस जल्दी से इसे ख़त्म करो, फटाफट कर दो। ठीक है, बस मुझे बताते रहना कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। संकोच मत करना। क्या तुम तैयार हो? मैं पट्टी हटाने जा रहा हूँ। हटाओ, उसने अपने दांत खींचते हुए कहा। मैंने बैंडेज हटाई और उसके पेट पर एक चौंकाने वाला निशान देखा और उसमें से थोड़ा खून रिस रहा था। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। क्या दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। वो हैरान रह गई। ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस जब मैं उसे खींचती हूँ तब दर्द होता है। 9 दिन हो गए हैं और अब तो बस खुजली होती है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस एंटीसेप्टिक खोला, उसमें एक कॉटन स्वैब डिबोया और धीरे से घाव साफ करना शुरू कर दिया। सी सेक्शन में 10 कट लगते हैं और हर परत को वापस सिला जाता है। भला दर्द कैसे नहीं होगा? जैसे ही मैंने सावधानी से उसका घाव साफ किया, मैंने धीरे से उस पर फूंक मारी। लियो यिन ने मेरी तरफ देखा, अपने प्यारे पति की तरफ, और खुशी से मुस्कुराई। जब मेरा काम हो गया तो मैंने उस पर एक नई बैंडेज लगा दी। सब हो गया हनी। वो शर्मा गई और मुझे उसकी पैंट ऊपर खींचने दी, उसकी शर्ट नीचे करने दी और उसे बिस्तर में ठीक से लेटाने दिया। हनी, क्या ब्रेस्ट फीडिंग थकाने वाला काम है? मैंने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। ठीक है, ठीक से सोना पाने के अलावा मुझे असल में इसमें मज़ा आता है, उसने कहा। मैंने उसे वो बताने का फैसला किया जो मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ब्रेस्ट मिल्क देना बंद कर दें। मैं तुम्हें आधी रात को उठकर उन्हें दूध पिलाते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नींद खराब हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ। नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ, लुइना ने जल्दी से कहा। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करके खुश हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ और निढाल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और अपनी पुरानी वाली हालत में वापस आ जाओ, ताकि हम वापस स्कूल जा सकें और इस साल एक साथ ग्रेजुएट हो सकें, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और उसने मुझे गले लगा लिया। पतिदेव, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। जब तक तुम खुश हो मैं खुश हूँ। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं और तुम और बच्चे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ और बच्चे पाकर खुश होंगी। माहौल अचानक थोड़ा शरारती सा हो गया। एक आदमी और एक औरत बिस्तर पर गले मिल रहे थे और बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, और मेरे बगल में बैठी वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी लोइना ने मेरे चेहरे पर किस किया। मेरा शरीर अकड़ गया और मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ना ना, ऐसा मत करो। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और अभी भी आराम कर रही थी। मैं उसके पास नहीं जा सकता था, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन अगर वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाती नहीं तो मुझे डर था कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। मुझे खुद पर काबू रखना था। बस मजाक कर रही थी, उसने कहा और मेरी बाह पकड़कर गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, इस डर से कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं पिघल जाऊंगा।
मैंने बस उसके मुलायम शरीर को अपने शरीर से सटने दिया। हे भगवान, मैं खुद को कैसे रोकूं? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। हम बस एक ही बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहे। अगले दिन लंच के समय मेरे पिताजी ने पूछा, बेटे, क्या तुम लोगों ने बच्चों के नाम सोच लिए हैं? मैंने अपनी बेटी के लिए एक नाम पहले ही सोच लिया है। तुम्हें यू और चिंग नाम कैसे लगते हैं? मैंने पूछा। लियूयन ने एक पल सोचा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। यू का मतलब है सुंदर और बुद्धिमान, और चिंग का मतलब है धूप। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्मार्ट, सुंदर और खिली खिली हो, और साथ ही स्वस्थ और खुश भी रहे। वो बार बार उन नामों को दोहराती रही। क्या हम उसे ये यू चिंग बुलाएं या ये चिंग यू? चलो ये यू चिंग ही रखते हैं, ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने कहा। ठीक है, चलो उसे यही बुलाते हैं, ये यू चिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका निकनेम शियाओ ग्वाई ग्वाई हो सकता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बड़ी होकर वो एक प्यारी और समझदार लड़की बनेगी। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक बच्चे का नाम रख दिया है। इनाम 10 मिलियन युआन। क्या सिर्फ उसका नाम रखने के लिए मुझे 10 मिलियन मिल रहे हैं? मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसके बाद लड़कों के नाम रखने का समय आया। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले वो नाम बताऊंगा जो मैंने सोचा है। चलो सबसे बड़े बेटे का नाम ये रुइबो रखते हैं। तुम लोगों को कैसा लगा? लियूयन के पिताजी ने सिर हिलाया। सबने वो नाम दोहराया। इसका मतलब है बुद्धिमान और खुले विचारों वाला होना। रुइबो एक बहुत अच्छा नाम है। लियूयन की माँ, जो एक टीचर थी, उन्होंने तुरंत नाम का मतलब समझाया। मेरे समधी कितने संस्कारी हैं। मेरे पिताजी ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि ये नाम बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है प्यारे? मुझे ये पसंद है, रुइबो। मेरे ससुराल वालों के अनुसार इसका मतलब है समझदार और होशियार होना। ये एक अच्छा नाम है। तो फिर हमारे दूसरे बेटे ई रुइजी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा। रुइजी, ये तो बहुत बढ़िया नाम है। ई, मैं सहमत हूँ, मेरे पिताजी ने तालियां बजाते हुए कहा। लियूयन और मैं बहुत खुश थे। दोपहर के खाने के बाद मैं बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र लेने अस्पताल गया। जब नर्स ने मेरी जानकारी देखी तो उसने हैरानी भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। आपके परिवार में एक साथ 3 बच्चे हुए हैं, क्या ये सच है? हाँ, काफ़ी कमाल की बात है ना? सच में, आप चांगचेंग में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ एक साथ 3 बच्चे ट्रिपलेट्स हुए हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। आपने इतनी जल्दी उनके नाम भी सोच लिए? हाँ, कृपया प्रमाण पत्र और कागज़ जितनी जल्दी हो सके तैयार कर दें। ठीक है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, नर्स ने धैर्य से कहा। मेरे पीछे लाइन में खड़े लोगों ने भी हमारी बातचीत सुन ली थी। हे भगवान, एक साथ 3 बच्चे, आपकी तो बहुत अच्छी पैदावार हुई है, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, आप बहुत किस्मत वाले हैं। क्या वे लड़के हैं या लड़कियाँ? दूसरे ने पूछा। मैं मुस्कुराया। 2 लड़के और 1 लड़की। वाह, आपकी सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हो। यही सबसे अच्छा है। उनकी देखभाल करना मुश्किल तो नहीं है? क्या वे एक दिन में फॉर्मूला दूध का पूरा 1 डिब्बा ही खा जाते हैं? मैं अब उनसे और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बस मुस्कुरा दिया। वे अजनबी थे और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरे बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिले। लगभग 15 मिनट बाद नर्स ने मुझे तीनों जन्म प्रमाण पत्र सौंप दिए। बधाई हो होस्ट, आपके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। इनाम बेबी ब्रांड लियो ये बाओबे के 20% शेयर। इस समय तक मुझे सिस्टम से मिलने वाले इनामों की आदत हो चुकी थी। मेरी जेब में पहले से ही लगभग 10 करोड़ रुपए थे और अब मुझे कंपनी के शेयर भी मिल रहे थे। मैंने तुरंत उस बेबी ब्रांड के बारे में पता लगाया। कमाल हो गया। उस ब्रांड की कीमत 30 अरब युआन है। इसका मतलब है कि मुझे अभी अभी सिस्टम से 6 अरब युआन मिले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के ब्रांड बहुत फायदेमंद होते हैं। मेरे 20% शेयरों के साथ मुझे हर साल बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। मैं बहुत खुश था। जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने पुलिस स्टेशन गया। जैसे ही मुहर लगी, सिस्टम फिर से बज उठा। बधाई हो होस्ट, बच्चों का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इनाम 200 मिलियन युआन का यूलोंगवान विलाज है। प्रॉपर्टी के कागजात और चाबी कल आपको डाक से भेज दिए जाएंगे। मैं फिर से हैरान रह गया। यूलोंगवान अमीरों का एक मशहूर इलाका था। शियानचेंग में जिसकी भी दौलत कुछ अरबों में थी, वो वहीं रहता था। मेरा अभी वाला विला शहर के बीच से थोड़ा दूर था, लेकिन यूलोंगवान ठीक शहर के बीच में था। हे भगवान, 1000 वर्ग मीटर। मेरा परिवार यहाँ आसानी से रह पाएगा। जब मैं घर पहुँचा तो मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई। ईचन, तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पारिवारिक व्यवसाय संभाल लो। मैं मुस्कुराया। माँ, क्या आपको चिंता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का गुजारा नहीं कर पाऊंगा? बेशक मुझे चिंता है। कम से कम तुम्हारे पिताजी की कंपनी में तुम्हारे पास एक पक्की नौकरी तो होगी। मुझे शेयरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इंसान को ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मुझे पता है माँ, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि बच्चों का जो राष्ट्रीय ब्रांड ल्यूई ब्योबे है, उसमें मेरे 20% शेयर हैं। क्या? बच्चों के ब्रांड वाली चेन स्टोर? मैंने उन्हें सुबह की खबरों में देखा है। वो तो कई अरब युआन की कंपनी है, और तुम्हारे पास 20% शेयर हैं? मेरी माँ हैरान रह गई। ये ब्रांड तो पिछले 2-3 सालों में ही शुरू हुआ है। मैंने कॉलेज शुरू करने के ठीक बाद ही इसमें निवेश करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ अभी भी हैरान थी। 20% शेयरों की कीमत तो अरबों में होगी, है ना?
हाँ, शुरू में हम बस कुछ ही लोग थे। हम में से एक दुकान खोलना चाहता था और बस वहीं से ये सब शुरू हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब मुझे हर साल करोड़ों का डिविडेंड मिलता है। मेरे सच बताने के बाद मेरी माँ को अचानक सब समझ आ गया। तो बात ये है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन ये बात समझ में आती है, अब ये दुनिया युवाओं की है। तुम्हारे पापा तो बस यही सोच रहे थे कि तुम कंपनी संभाल लो। मैंने कहा, माँ, मेरी आमदनी पक्की है, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं है। जहाँ तक पापा की कंपनी की बात है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप लोग यहीं शिफ्ट हो रहे हैं? अगर तुम्हें कोई भी पैसों की दिक्कत हो तो बस मुझे बता देना। ओह, और मैंने आज ही नाना के लिए एक विला खरीदा है। मेरी माँ फिर से हैरान रह गई। क्या, तुमने एक और विला खरीद लिया? ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, नया खरीदने की क्या जरूरत थी? ये वाला काफी बड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप, पापा और नाना के माता पिता सब लोग एक साथ रह सकते हैं, और जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अपने अपने कमरों की जरूरत पड़ेगी, है ना? इसीलिए मैंने एक नया विला खरीदा है जो इस वाले से 5 गुना बड़ा है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए काफी बड़ा है। मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वाले से 5 गुना बड़ा, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर? हे भगवान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। जल्दी बताओ, तुमने वो कहाँ खरीदा है? मैंने एक पल सोचा। यूलोंग वान विलाज है। यूलोंग वान? मैंने सुना है कि वो अमीरों का इलाका है, वहाँ के विला करोड़ों के होते हैं। तुम बदमाश, तुमने मुझे ये बताने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया कि तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया है? मेरे पास सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास और भी हैं, लेकिन अभी उनके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। और भी हैं? ये पहली बार था जब मैंने अपने परिवार के सामने अपने पैसों के बारे में इतनी खुलकर बात की थी। कौन जाने ये सिस्टम मुझे और क्या क्या देगा। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब बेफिक्र रह सकते हैं कि आपके बेटे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी माँ से बात करने के बाद मैं तेजी से ऊपर गया, क्योंकि मुझे अपने सबसे बड़े बेटे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता गया, रोने की आवाज़ और तेज़ होती गई। मैं जल्दी से उसके पास गया और देखा कि लियो येना उसे गोद में लिए हुए है और उसे दूध पिलाने के लिए कमरे में वापस जाने को तैयार है। लियो येना ने पूछा, तुम वापस आ गए? क्या सब ठीक रहा? हाँ, जन्म प्रमाण पत्र और घर का रजिस्ट्रेशन सब हो गया है। तुम पहले उसे दूध पिलाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला इतना बेसब्र है कि एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। लियो येना बेसब्री से कमरे में चली गई, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसे दूध पिलाने के लिए अपनी शर्ट ऊपर उठाई। मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। मैंने चुपचाप उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे 2 बच्चों को देखने के लिए अगले कमरे में चला गया। प्यारे बच्चों, पापा घर आ गए हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आई? छोटी बच्ची को शायद मेरी आवाज़ पहचान में आ गई थी। उसने बोतल का निप्पल मुंह से बाहर निकाल दिया और बोतल वापस लेने से पहले मेरी तरफ देखकर 2 छोटी छोटी गुर्राने जैसी आवाज़ें निकाली। दूसरा बेटा जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसने बस तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखा। ये देखकर नर्स ज़ोर से हंस पड़ी। ये दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं, ये जन्म से ही समझदार हैं। मैं उनके पास गया और उन दोनों को गोद में उठा लिया। वे अब थोड़े बड़े हो गए थे और बोतल खुद पकड़ सकते थे। वे बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ मिनट बाद लियो येना बाहर आई। तो मुझसे क्या कहना चाहते थे? क्या ये कुछ ज़रूरी बात है? मैं मुस्कुराया और उसे वापस कमरे में ले गया और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ खास नहीं सच में, बस मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। लियो येना मुस्कुराई और पूछा, किस तरह का तोहफा? तुम्हें दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मैं बस तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। मैंने उसे सस्पेंस में रखा और फिर उसके कान के पास छुपकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक विला खरीदा है और वो सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। जब उसने सुना कि मैंने उसके लिए एक विला खरीदा है और उसे सिर्फ उसके नाम पर कर दिया है, तो वो इतनी हैरान रह गई कि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? तुमने मेरे लिए एक विला खरीदा? उसने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं? तुम्हारा पति अब से तुम्हारे ही घर में रहेगा। क्या वो विला इस वाले से बड़ा है? वेओलिना अभी भी सदमे में थी। हाँ, ये इस वाले से 5 गुना बड़ा है। शायद इसमें 10 से ज़्यादा कमरे हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा फैल गईं। इस वाले से 5 गुना बड़ा? तो क्या ये 1000 वर्ग मीटर का है? ये कहाँ है? मैं एक कदम और उसके करीब गया और उसे पीछे धकेलते हुए बिस्तर तक ले गया। शहर के बीचों बीच, यूलोंग वान विला 6 में। इसके कागजात और चाबी कल मिल जाएंगे। मैं तुम्हें वे तब दे दूंगा ताकि ये साबित हो सके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने कहा, मुझे कभी शक नहीं होगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे करीब आते देख वो बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसकी ओर झुका और उसे नीचे दबाया, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों को देखते हुए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बस उसे हल्का सा दबा रहा था, अपना पूरा वजन उस पर नहीं डाल रहा था। दबे होने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं उसके और करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसे अपने कामों से दिखाता हूँ। मैं अपनी औरत से सिर्फ खोखले वादे नहीं करता। क्या तुम्हें मेरी ये बात पसंद है? उसके कान में गूंजी वो धीमी, मादक और जादुई आवाज़ सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे कान के पास ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। मुझे ये पसंद है, मुझे इससे प्यार है।
फिर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मुझे चूम लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा इरादा तो बस उसे छेड़ने का था, लेकिन अब मैं खुद ही उसमें डूबता जा रहा था। ठीक उसी पल जब मैं अपना काबू खोने वाला था और कुछ करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं ऑलिन और मैं झट से एक दूसरे से अलग हो गए। दरवाजे पर मेरी माँ थी। उन्होंने हमारे लाल लाल चेहरों को देखा और तुरंत सब कुछ समझ गई। ओह, मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा, और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो तो बस लीवी इनके लिए कुछ फल लाना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ और ही देख लिया। वो इस बात से खुश नहीं थी। उसे पता था कि उसे बीच में दखल देना होगा। आखिर लिविंग अभी भी आराम कर रही थी। वे ऐसा करने के लिए इतने बेसब्र कैसे हो सकते थे? इसलिए वो नीचे गई और तुरंत मुझे फ़ोन किया। लिविंग और मैं अभी भी बिस्तर पर थे और पूरी तरह से घबराए हुए थे। वो बहुत डरावना था। अब से हमें सच में दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए, मैंने अजीब तरह से कहा। नाना, वो तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, लिविंग ने कहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तभी मेरा फ़ोन बजा। ये मेरी माँ थी। ठीक है, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। मैंने लिविंग की तरफ देखा। नाना, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं नीचे जाकर उनसे किसी बारे में बात करूँ। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। मैं नीचे गया और देखा कि मेरी माँ सीढ़ियों के कोने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। माँ, क्या बात है? उन्होंने मुझे एक तरफ खींचा और फुसफुसा कर कहा, तुम और नाना अभी क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अभी भी आराम कर रही है? तुम इतने बेसब्र नहीं हो सकते। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, खासकर सी सेक्शन के बाद। अगर कुछ हो गया तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी माँ ने मुझे डांटा। मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जब नाना आराम कर रही हैं तो मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मुझे इस मामले में सही गलत की समझ है। मैं पहले ही 10 महीने इंतज़ार कर चुका हूँ। मैं 2 महीने और इंतज़ार कर सकता हूँ। इसलिए चिंता मत करो माँ। मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूँगा जिससे नाना को नुकसान पहुँचे। मेरी माँ ने मेरे गंभीर चेहरे को देखा और आखिरकार मेरी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जाने देने से पहले बार बार मुझसे वादा करवाया। वो एक अनुभवी महिला थी और इन बातों को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उन्हें मेरे चरित्र पर भी पूरा भरोसा था। मैं उस तरह का इंसान नहीं था। वैसे तुम्हारी माँ ने अभी तुमसे क्या कहा? जैसे ही मैं वापस आया, लिu यिंगना ने पूछा। उन्होंने बस मुझसे कहा कि मैं इतना बेसब्र न बनूं और तब तक इंतज़ार करूं जब तक तुम ठीक न हो जाओ। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। जब मैंने बताया कि अभी क्या हुआ था तो लिu यिन का चेहरा लाल हो गया। ये बहुत शर्मनाक था कि उसकी अपनी सास ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसे शर्माते हुए देखकर मैंने उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। वो बस हमें सावधान रहने की याद दिला रही थी। उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। लेकिन अभी मैं सचमुच अपना आपा खोने ही वाला था, मैंने थोड़ी संतुष्टि के साथ कहा। लिu यिन ने जल्दी से अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। मुझे माफ़ करना, मैं अब तुम्हें और नहीं सताऊंगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। एक जोड़े के अंतरंग पल कितने कीमती होते हैं, हम उन्हें न बिताने का फैसला कैसे कर सकते थे? मुझे ये पक्का करना था कि वो अपनी सोच न बदले। एक मर्द को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसकी औरत पहल करती है। ये किसी बेजान लकड़ी के टुकड़े के साथ रहने से कहीं बेहतर है। अगर वो रोल प्ले और बाकी सब कुछ भी करना चाहे तो ये और भी बेहतर होगा। इसके बारे में सोचते ही मैं उत्साहित हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारा पति तुम्हें वैसे ही प्यार करता है जैसी तुम हो, मैंने जल्दी से कहा। लिu यिन मुस्कुराई। तो मर्दों को सचमुच ही अच्छा लगता है जब औरतें पहल करती हैं। मैंने उस चंचल औरत को अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपना आपा खो दूंगा? वो और भी जोर से हंसी। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी। हमारे दिन सादे और प्यारे थे। जल्द ही लिu यिंगना के प्रसव काल से बाहर आने का समय हो गया। मैं रात के खाने की मेज़ साफ कर रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने उसे देखने के लिए फ़ोन उठाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लिu यी बाओबे के मुख्यालय से एक बैंक ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन था। मैंने जल्दी से रकम गिनी। ये 137 मिलियन युआन से भी ज़्यादा था। हे भगवान, मैंने हैरानी से कहा। तो लिu यी बाओबे हर 3 महीने में डिविडेंड देता था और साल के आखिर में एक फाइनल डिविडेंड भी। मेरे 20% शेयरों की कीमत 100 मिलियन युआन से भी ज़्यादा थी। बच्चों का ये बाज़ार सचमुच बहुत फ़ायदेमंद था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक उसी समय मेरे ससुर वहां आ गए। मुझे पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने पूछा, चिन, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने तुरंत अपना फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। देखिए, ये मेरा डिविडेंड है। ये तो बस आधे साल का है और साल के आखिर में एक फ़ाइनल डिविडेंड भी मिलेगा। मेरे ससुर ने जब मेरे फ़ोन की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मेरी कंपनी की कीमत तो बस कुछ 100 मिलियन युआन ही है और तुमने एक ही बार में 100 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया, तुमने सचमुच अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ज़ोर से मेरे कंधे पर थपथपाया। पिताजी, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को इस समय पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, तुम ये पैसे बच्चों को पालने के लिए अपने पास रखो। तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं।
पिताजी, ये आपके बेटे की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे ले लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बेटे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब हम बहस कर रहे थे तभी मेरी सास वहाँ आ गई। तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम लोग बच्चों को जगा दोगे। माँ, मैं पिताजी को कुछ पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई? मैंने उन्हें अपना फोन दिखाया। माँ देखिए, मुझे अभी अभी अपनी कंपनी से डिविडेंड मिला है। ये 10 करोड़ युआन से भी ज्यादा है। क्या आपको नहीं लगता कि पिताजी को 1 या 2 करोड़ देना मेरे लिए सही रहेगा? बच्चों को पालने के लिए मुझे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मेरी सास भी मेरे फोन पर लिखे आंकड़े देखकर हैरान रह गई। अरे बाप रे बेटे, तुम तो बहुत अमीर हो। अजी सुनिए, आपका बेटा आपको पैसे देना चाहता है तो आपको ले लेने चाहिए। ये उसकी तरफ से बड़ों के प्रति उसका फर्ज है। ये जानकर कि ये पैसे मेरी कंपनी के डिविडेंड से आए थे, मेरी सास ने मना नहीं किया। माँ, मैं सबसे पहले आपको 1 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैंने तुरंत उन्हें 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए और फिर अपने ससुर का अकाउंट नंबर लेकर उन्हें भी 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने लियोइना को ढूंढा और उसे एक ही बार में 3 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। इसमें से 1 करोड़ उसके लिए थे और 2 करोड़ उसके माता पिता के लिए। जब उसने देखा कि उसके अकाउंट में 3 करोड़ जमा हो गए हैं तो वो हक्की बक्की रह गई। अजी, तुमने अचानक मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर कर दिए? मैंने उसे अपने फोन पर आया नोटिफिकेशन दिखाया। अजी, तुम्हारे पति ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है। लियोइना आखिरकार शांत हुई और बोली, धन्यवाद प्यारे। होस्ट ने एक खास मिशन शुरू किया है, पूरे परिवार को पैसे देना। इनाम डायमंड फैमिली ज्वेलरी सीरीज का पूरा सेट, जिसकी कुल कीमत 999 मिलियन युआन है। उसी पल डायमंड फैमिली का एक सुपर वीआईपी मेंबरशिप कार्ड अचानक मेरे हाथ में आ गया। मैं हैरान रह गया। वो कार्ड शुद्ध सोने का बना था। मैंने लियोइना की तरफ मुड़कर कहा, प्यारे, आज रात कहीं चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? तुमने अभी अभी मुझे एक विला दिया है, तुम्हारे पास एक और तोहफा है? बस मेरे साथ चलो। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा तोहफा। मुझे नहीं पता था कि डायमंड फैमिली मुझे किस तरह की हीरे की ज्वेलरी देने वाली थी, इसीलिए मैंने बस उसे एक छोटा सा तोहफा कह दिया। ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। लियोइना जल्दी से कपड़े बदलने के लिए वॉक इन क्लोजेट में चली गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पुराने कपड़ों में से कोई भी उसे फिट नहीं आ रहा था। उसे अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के कुछ कपड़े ढूंढने पड़े। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे के बाहर से पूछा, प्यारे क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? लियोइना ने झिझकते हुए कहा, मेरे पुराने कपड़े अब मुझे फिट नहीं आते। मैं सिर्फ वही कपड़े पहन सकती हूँ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में पहने थे। मेरा वजन लगभग 20 पाउंड बढ़ गया है और मेरी पिंडली भी उन कपड़ों में फिट नहीं हो पा रही है। वो थोड़ी उदास हो गई है याद करके कि एक समय उसका वजन सिर्फ 90 पाउंड था। मुझे माफ करना प्यारे, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। हम बाद में कपड़े खरीदने जा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ पहले कभी शॉपिंग पर नहीं गया हूँ। तुम जो चाहो खरीद सकते हो, ठीक है? जल्दी हम शेंजन के सबसे बड़े मॉल मिंगफा में पहुंच गए। पहली मंजिल पर हमें डायमंड फैमिली का काउंटर मिला। एक सुंदर महिला सेल्स असिस्टेंट हमारे पास आई। नमस्ते, आप क्या देखना चाहेंगे? मैंने गोल्ड कार्ड काउंटर पर रख दिया। मैं यहाँ अपनी ऑर्डर की हुई ज्वेलरी लेने आया हूँ। गोल्ड कार्ड देखकर सेल्स असिस्टेंट हैरान रह गई। उसने तुरंत कार्ड उठा लिया। जी सर, मैं अभी जाकर मैनेजर को बताती हूँ। वो वहाँ लगभग 5 सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसने पहले कभी गोल्ड कार्ड नहीं देखा था। ये कार्ड सिर्फ उन ग्राहकों को दिया जाता था जो 500 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च करते थे। वो तेजी से पीछे गई और मैनेजर को बुला लाई। मैनेजर मिस्टर लियू भी कार्ड देखकर हैरान रह गए। नमस्ते सर मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ये चेन है। मैंने कुछ समय पहले ही डायमंड सीरीज का पूरा सेट ऑर्डर किया था और मैं उसे लेने आया हूँ। मिस्टर लियू और भी ज़्यादा हैरान रह गए। वो अभी अभी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग से लौटे थे जो ठीक इसी सीरीज़ के बारे में थी जिसे किसी ने ऑर्डर किया था। मीटिंग में जिस नाम का जिक्र हुआ था वो ये चेन ही था। गोल्ड कार्ड देखकर उन्हें मेरी पहचान के बारे में लगभग पक्का यकीन हो गया था। मिस्टर ये, मुझे बहुत अफसोस है, मैं पहली बार में आपको पहचान नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, मिस्टर लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आप आज पूरा सेट ले जाना चाहते हैं और हम तो बस एक ब्रांच हैं, इसलिए हमें इसे हेडक्वार्टर से मंगवाना पड़ेगा। इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। आपको और इस महिला को इंतज़ार करवाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं आसपास थोड़ा घूम फिर लेंगे। जब सामान तैयार हो जाए तो आप मुझे बुला लेना। ये लियू यिन के साथ शॉपिंग पर जाने और उसके लिए कुछ कपड़े और बैग खरीदने का एक अच्छा मौका था। मिस्टर लियू को राहत मिली। वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो ग्राहक को ये स्थिति कैसे समझाएंगे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मिलनसार और आसान स्वभाव का होऊंगा। उनसे समय पक्का करने के बाद मैंने अपना गोल्ड कार्ड वापस ले लिया और लियू यिन को एक कपड़ों की दुकान पर ले गया। उस ब्रांड का नाम OWA था, जिसका नाम डिज़ाइनर लीली यू के नाम पर रखा गया था। ये देखकर कि लियू यिन को वो पसंद आया, मैंने उसे कुछ कपड़े चुनने में मदद की, लेकिन जब उसने कपड़ों पर लगा प्राइस टैग देखा तो वो हैरान रह गई। हे भगवान, इस टी शर्ट की कीमत 3000 युआन से भी ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है।
हालांकि मैंने उसे करोड़ों रुपए दिए थे, फिर भी वो उन औरतों में से नहीं थी जो पानी की तरह पैसा बहाती हैं। भले ही उसका परिवार काफ़ी अमीर था, फिर भी वो आमतौर पर ऐसे कपड़े पहनती थी जिनकी कीमत कुछ दर्जन या 100 युआन होती थी। वो महंगे कपड़े सिर्फ खास मौक़ों पर ही पहनती थी। मैंने उसकी आंखों में थोड़ी निराशा देखी। क्या ये खरीदना उसके लिए बहुत महंगा था? हनी, ये पहली बार है जब हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो चलो इसे खरीद लेते हैं, ठीक है? चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। लियू येना ने पलकें झपकाईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसके लायक है। 3000 युवान की एक टी शर्ट। हनी, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम इसे खरीद लेंगे। जिस चीज़ से तुम्हें प्यार हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं वो सब खरीदूंगा। लियू येना ने मेरी तरफ देखा। वो बहुत भावुक हो गई। धन्यवाद हनी। फिर उसने खुद को नहीं रोका। वो पैसे बचाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने कहा कि ये हमारी साथ में पहली शॉपिंग है तो उसने तय कर लिया कि उसे जो भी पसंद आएगा वो उसे खरीद लेगी। एक महिला सेल्स असिस्टेंट ने हमारी बातचीत सुनी और मुस्कुराते हुए हमारे पास आई। वाह मिस, आपके बॉयफ्रेंड आपके लिए कितने अच्छे हैं। मैंने तुरंत उसे ठीक किया। हमारी शादी हो चुकी है। ओह, मुझे बहुत अफसोस है सर। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतनी खूबसूरत और नेक पत्नी मिली है। लियू येना इस बात से बहुत खुश थी कि मैंने सबके सामने ये बताया कि वो मेरी पत्नी है। वो शर्म से लाल हो गई और सेल्स असिस्टेंट को धन्यवाद कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर सेल्स असिस्टेंट लियू येना को कपड़े दिखाने लगी। कुछ ही देर में लियू येना ने एक ड्रेस उठाई। हनी, क्या ये ड्रेस अच्छी लग रही है? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तुम इसे पहनकर क्यों नहीं देख लेती? वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हें फिट आएगी या नहीं? लियू येना ने सेल्स असिस्टेंट के उत्सुक चेहरे की तरफ देखा। ठीक है। सेल्स असिस्टेंट उसे फिटिंग रूम में ले गई और बड़े ही लिहाज से उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पहले ही उसके लिए बहुत सारे कपड़े चुन लिए थे, सभी बड़े साइज़ के। लियू येना ने आवाज़ दी, हनी, एक सेकंड के लिए अंदर आओ। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं फिटिंग रूम में आऊँ? मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए मैं कपड़ों का ढेर लेकर अंदर चला गया। वो बहुत विशाल था। लियू येना मुझसे दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी। हनी, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो? मैं इसकी जिप बंद नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जब मैंने उसकी जिप बंद कर दी तो वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हनी, ये ड्रेस मुझ पर एकदम सही फिट हो रही है। मुझे थोड़ी चिंता थी कि शायद मीडियम साइज़ उसे फिट ना आए, लेकिन मैंने आखिर में उसके लिए लार्ज साइज़ ले लिया और वो एकदम सही निकला। उसने एक हल्की सी आह भरी। उसे याद आ रहा था कि जब वो स्मॉल और मीडियम साइज़ के कपड़े पहनती थी तब वो कितनी दुबली पतली हुआ करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो, बस तुम्हारे शरीर पर थोड़ा ज़्यादा मांस आ गया है और ये एकदम सही है। तुम कैसी दिखती हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में वापस अपनी पुरानी शेप में आना चाहती हो तो मैं किसी ब्यूटी सैलून में तुम्हारे लिए वेट लॉस प्लान में तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद शरीर की मरम्मत पोस्टमार्टम रिपेयर करवाना सबसे अच्छा रहता है, वरना ये उनके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। लियू येना ने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी बात जारी रखी। आज हम तुम्हारे लिए ज़रूरत के सारे कपड़े खरीदेंगे, तुम्हें जो भी पसंद आए खरीद लेना। लियू येना ने सिर हिलाया और मेरे गाल पर एक किस किया। हनी, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। पगली, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनूंगा तो फिर किसके लिए अच्छा बनूंगा? मैंने अपने दाहिने हाथ से उसके सिर को थपथपाया और उसे बड़े प्यार से किस किया। हम कुछ मिनटों तक फिटिंग रूम में एक दूसरे को किस करते रहे। लियू येना का दम घुटने लगा। उसने मुझे खुद से दूर धकेला और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसने सांसों के बीच रुक रुक कर कहा। मैंने उसे उसकी सांसें काबू करने में मदद की। ठीक है, आराम से। अगली बार मैं तुम्हें थोड़ी कम देर के लिए किस करूँगा ताकि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। जब हमने अपने कपड़े ठीक से रख लिए तो हमने दरवाज़ा खोला और लगभग 40 मिनट तक और शॉपिंग करते रहे। मैंने जो कपड़े मुझे पसंद नहीं आए उन्हें एक तरफ रख दिया और सेल्स असिस्टेंट से कहा, बाकी सब मैं ले लूँगा। लियू येना ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन मैं ये सारे कपड़े नहीं पहन सकती। चलो बस कुछ ही सेट ले लेते हैं, इतने सारे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हर दिन एक नया कपड़ा पहन सकती हो। लियू येना मुझसे और बहस नहीं कर पाई, इसलिए उसने सेल्स असिस्टेंट को उन दर्जन भर कपड़ों के सेट पैक करने दिया। सेल्स असिस्टेंट ने कीमत का हिसाब लगाया। नमस्ते सर, डिस्काउंट के बाद कुल कीमत 2,30,000 युआन है। मैंने आसानी से अपना कार्ड निकाला और उसे स्वाइप कर दिया। सेल्स असिस्टेंट ने मेरा कार्ड लिया और पेमेंट प्रोसेस कर दिया। पेमेंट सफल हो गया। जब सारे कपड़े पैक हो गए तो सेल्स असिस्टेंट हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। मुझे कभी ऐसा अच्छा आदमी कब मिलेगा। जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकले सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। बधाई हो होस्ट, तुमने बच्चों की माँ को खुश कर दिया है। इनाम एक चैरिटी गाला का टिकट।
एक चैरिटी गाला, ये क्या होता है? मैं थोड़ा हैरान था कि सिस्टम मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों दे रहा था। क्या मुझे लियोना के साथ हीरे के गहने भी ले जाने थे? तो फिर मुझे उसके पहनने के लिए एक गाउन भी ढूंढना पड़ेगा। यही सोचते हुए मैंने वे दर्जन भर शॉपिंग बैग उठाए और लियोना के साथ डायमंड फैमिली स्टोर में चला गया। मैनेजर के अलावा हेडक्वार्टर से जनरल मैनेजर भी वहाँ मौजूद थे, साथ ही कई सिक्योरिटी गार्ड भी थे। आखिर वे लगभग 1 अरब युआन की कीमत वाले गहनों का एक सेट संभाल रहे थे। वे घबराते भी क्यों नहीं। हमें देखते ही वे दर्जन भर कर्मचारी तुरंत हमारे पास आ गए। नमस्ते मिस्टर ये, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम आपके ऑर्डर किए हुए हीरे के गहने ले आए हैं, कृपया उन्हें देख लीजिए। जैसे ही मैं सामान देखने वाला था, एक बिन बुलाया मेहमान अंदर आ गया। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ली आई हुई थी। उसने एक नौजवान का हाथ थाम रखा था और वो स्टोर के अंदर चली आई। अच्छे कपड़े पहने उस जोड़े को देखकर स्टाफ तुरंत गर्मजोशी से उनके पास गया। ली आई वे ने सेल्स असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर अपनी उंगली की तरफ। मुझे अपनी सारी 1 कैरेट से ज़्यादा की हीरे की अंगूठियाँ दिखाओ। वो आदमी बस अपने फ़ोन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ली आई वे ने पहले ही देख लिया था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे लोग जमा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा था। उसने अपने बगल में खड़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। वो आदमी हंस पड़ा। उसके परिवार के दिवालिया होने से पहले भी वो मेरे परिवार के मुकाबले कहीं नहीं टिकता था। ये आदमी हमारे स्कूल में एक जाना माना चेहरा था जिसका नाम गुओ मिंग था। उसके परिवार के पास कुछ अरब युआन की दौलत थी, लेकिन शांगचुंग में उन्हें बस तीसरे दर्जे का परिवार माना जाता था। जब उसने देखा कि मैं लियू यीना के साथ बैठा हूँ, जो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो वो तुरंत चिढ़ गया। वो लियू यीना के चाहने वालों में से एक था। ली आईवी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड परेशान है और पूछा, क्या बात है? गो मिंग ने नाक भौं कोड़ी, कितनी बदकिस्मती है, ये कियान के साथ जो औरत है वो लियू यीना है। ली आईवी को कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने सुना है कि वे बच्चा पैदा करने के लिए छुट्टी पर थे। मुझे नहीं पता कि वे एक दूसरे के साथ कब आए। मैंने उससे 1 साल से भी कम समय पहले रिश्ता तोड़ा था और उनका बच्चा भी हो गया। गोमिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सालों से लियू यीना के पीछे पड़ा था और उसे उसके साथ एक बार खाना खाने का मौका भी नहीं मिला था। फिर भी मुझे वो इतनी आसानी से मिल गई। भला उसे गुस्सा क्यों ना आता। वो ली आईवेई के साथ हमारी तरफ चल कर आया। ली आईवेई की चाल कामयाब हो गई थी। ये चैन बहुत दिनों बाद मिले, ली आईवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने लियू यीना की तरफ देखा भी नहीं। मैंने बस उनकी तरफ एक नज़र डाली और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जब जनरल मैनेजर ने उन्हें देखा तो वो चौकन्ना हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भी तैयार हो गए। सबसे पहले लियू यीना ही बोली, गोमिंग, क्या ये तुम हो? जब मैंने सुना कि लियू यीना लियू या के बॉयफ्रेंड को जानती है तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। लियू यीना ने मेरे कान में फुसफुसाया, गोमिंग 3 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा। उसने पिछले 2 महीनों में ही मुझे मैसेज भेजना बंद किया है। मुझे लगता है कि अब वो ली आईवेई के साथ है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, समझा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पैसे उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। ये चैन, तुम्हारा परिवार लगभग दिवालिया हो चुका है और फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो। ली आईवेई की तिरस्कार भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया। जनरल मैनेजर और बाकी लोगों ने देखा कि वे एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें बात करने से नहीं रोका। उन्होंने बस चुपचाप वो सुंदर सेफ बंद कर दी। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, ये दोनों लोग कितने बदतमीज हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। गोमिंग ने जब देखा कि उसकी देवी उससे बात कर रही है तो वो मुस्कुराया। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लाया हूँ। हाँ, युवा मालिक गो मुझे यहाँ एक बड़ी हीरे की अंगूठी दिलाने लाए हैं। उन कुछ लोगों की तरह नहीं जो 2 साल तक रिश्ते में रहे और मुझे कभी एक अंगूठी भी नहीं दी। मैंने बस धीरे से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कभी बड़ी हीरे की अंगूठी नहीं दी, लेकिन जो बैग तुम अभी पकड़े हुए हो वो मैंने ही तुम्हें दिया था। उसकी कीमत 1 लाख युआन से ज़्यादा थी। ली आईवेई का शरीर गुस्से से कांप उठा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बैग मैंने खुद खरीदा है। मैंने बस नाक से कोड़ी और कुछ और नहीं कहा। ली आईवेई के माता पिता तो बस फल बेचने वाले थे, उनके लिए इतना महंगा बैग खरीदना नामुमकिन था। मैं अब उससे और बहस नहीं करना चाहता था। एक अच्छा आदमी औरत से बहस नहीं करता, लेकिन ली आईवेई मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ जिन्हें पता है कि उनका परिवार दिवालिया हो चुका है, फिर भी वे अमीर होने का दिखावा करते हैं। तुम हमारी कैंपस बैले के लिए बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदना चाहते हो, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? लियू यीना अब और चुप नहीं रह सकी। मिस ली, हमारे काम से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदनी है तो कृपया जाकर खरीद लीजिए, हमारे रास्ते में मत आइए। तुम्हारे रास्ते में आऊँ? ली आईवेई और भी ज्यादा इतराने लगी। देखते हैं कि तुम यहाँ कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। गोमिंग चुपचाप खड़ा रहा। वो देखना चाहता था कि मैं कौन सी चाल चल रहा हूँ। मैंने लियू यिंग को पीछे खींच लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी इस मामले में फंसे। ली आईवेई मुझे ही निशाना बना रही थी। जनरल मैनेजर को आखिरकार समझ आ गया कि माजरा क्या है। ये उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो परेशानी खड़ी कर रही थी। उसने तुरंत ली आईवेई से कहा, मैडम, अगर आपका हमारे स्टोर में कुछ खरीदने का इरादा नहीं है तो कृपया यहाँ से चली जाएं। हमारे ज़रूरी ग्राहक को परेशान ना करें। ली आईवेई ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन होते हो किसी ग्राहक को बाहर निकालने वाले? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं डायमंड फैमिली के हेडक्वार्टर से भेजा गया जनरल मैनेजर हूँ। मैं यहाँ मिस्टर ये को सामान पहुँचाने आया हूँ। ली आईवेई और गुओमिंग थोड़े हैरान रह गए।
उन्होंने जनरल मैनेजर और काउंटर पर रखे सेफ तिजोरी की तरफ देखा। मैडम, क्या आप कुछ खरीदने वाली हैं? जनरल मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। मैंने कहा, ये बस दोस्त हैं, अगर ये यहाँ रुकना चाहते हैं तो इन्हें देखने दो। जनरल मैनेजर ने सिर हिला दिया। जब बड़े बॉस ने खुद कह दिया था तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे हटने का आदेश दिया। ली एवे ने ताना मारते हुए कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या खरीदा है जिसे पहुँचाने के लिए जनरल मैनेजर को खुद यहाँ आना पड़ा। उसे कभी यकीन नहीं होता कि मेरे पास गहने खरीदने के लिए इतने पैसे हो सकते हैं। मैंने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा, मैनेजर साहब, कृपया इसे खोलिए। मुझे घर जाकर अपने बच्चों से मिलना है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। सबकी नज़रें उस सेफ पर टिक गईं। मैं भी बहुत उत्साहित था। यह हीरे के गहनों का एक ऐसा सेट था जिसकी कीमत लगभग 1 अरब युआन थी। जनरल मैनेजर ने धीरे से अपने दस्ताने पहने और बड़ी सावधानी से उस सेफ को खोला। उसने साटन के कपड़े में लिपटी हुई एक चौकोर गहरे लाल रंग की डिब्बी बाहर निकाली और उसे मेरे सामने रख दिया। फिर उसका ढक्कन उठाया। डिब्बी के अंदर हीरों का एक बेहद चमकदार और रंग बिरंगा हार रखा हुआ था। जनरल मैनेजर ने उसके बारे में बताना शुरू किया। हीरों का ये पूरा सेट दुनिया के मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर मिस्टर एनिमंसन ने डिज़ाइन किया है। इस हार की कीमत 360 मिलियन युआन है। अब तक बने सभी हारों में से ये सबसे महंगा हार है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लियू यूना समेत वहां मौजूद बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, सिर्फ एक हार की कीमत 360 मिलियन है। ये तो यहाँ मौजूद बाकी सभी गहनों की कुल कीमत से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जनरल मैनेजर ने सेफ से एक और बॉक्स निकाला और उसे हमारे सामने खोल दिया। ये उसकी मैचिंग अंगूठी है। इसका मुख्य हीरा बैंगनी गुलाबी रंग का है, जिसका वजन 16.3 कैरेट है। इसकी कीमत 240 मिलियन युआन है और ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता हीरा है। फिर उन्होंने मैचिंग झुमके और ब्रेसलेट निकाले और एक एक करके उन्हें खोला और हर हीरे की शुद्धता के बारे में बताया। आखिर में उन्होंने कहा, हीरे के इस पूरे सेट की कुल कीमत 990 मिलियन युआन है। मिस्टर, ये कृपया इसे देख लीजिए। फिर उन्होंने हार उठाया और मुझे थमा दिया।